बड़ी बहन लिंग, बड़ा भाई सिद्धार्थ बुरा व्यक्ति नहीं है। वह जियो यू ने जल्दी से समझाने की कोशिश की। तुम क्या समझती हो? ये हमलावर सभी बहुत बुरे लोग हैं। वे सभी तरह की भयावह चालें चलते हैं। वह तुम दोनों को धोखा दे सकता है, लेकिन वह मुझे धोखा नहीं दे सकता। महिला ने उसे रोकते हुए अपना हाथ हिलाया। मैंने अभी तक तुम दोनों को नहीं बताया है। किसने कहा कि तुम इस तरह भाग सकती हो? क्या तुम्हें पता है कि हर कोई तुम्हारे लिए कितना चिंतित था? मुझे पता है बहन लिंग। हम आंटी किंग के लिए 7 सितारा लाल मकड़ी लिली अमृत की तलाश कर रहे थे। जियोफी ने अपना सिर नीचे कर लिया। तुम जल्द ही 16 साल की हो जाओगी। तुम कब बड़ी हो जाओगी? वह अमृत ऐसी चीज है जिसे खोजने में तुम्हें महीनों लग सकते हैं, लेकिन वह नहीं मिलेगा। इसके अलावा उसे खोजने का यह सबसे बुरा समय है। मुझे पता है कि तुम अपनी चाची किंग को दर्द में नहीं देखना चाहती, लेकिन इस दौरान अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या तुम चाची किंग को और भी ज्यादा दर्द नहीं पहुंचाओगी? उस महिला ने जियाओफी के गाल को थोड़ा कोमलता से रगड़ा। हमने तुम्हें कितनी बार बताया है? आक्रमणकारी सभी घृणित और बेशर्म षड्यंत्रकारी हैं। तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो कि उन पर भरोसा कर सको? वह आदमी जिसे सिद्धार्थ ने उड़ा दिया था अब गुस्से में जियाओफी के सामने आ गया। बड़े भाई सिद्धार्थ बुरे व्यक्ति नहीं हैं। जियोफी ने महिला के शब्दों का प्रतिवाद नहीं किया, लेकिन जब यह आदमी बोला तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। तुम क्या समझते हो? आक्रमणकारी दुश्मन होते हैं और दुश्मन अच्छे लोग कैसे हो सकते हैं? आदमी गुस्से से चिल्लाया। इस तरह की आवाज का इस्तेमाल मत करो। जियोफेई जनजाति का भावी उत्तराधिकारी है। अपनी स्थिति पर ध्यान दो। वह महिला तुरंत जियोफेई को बचाने के लिए आगे आई जब उसने जियोफेई को इतनी बुरी तरह से कोसा। बिना सिर वाला व्यक्ति दूसरों के लिए सिर्फ परेशानी ही पैदा करेगा। जो व्यक्ति पूरी तस्वीर को समझ ही नहीं सकता, वह जनजाति का नेता कैसे हो सकता है? इसके अलावा उसकी प्रतिभा को उसके क्षेत्र में सिर्फ औसत माना जा सकता है। क्या लोगों को वाकई इससे सहमत होना चाहिए? लंबे आदमी ने घृणा से कहा। जियोगुक, तुम बहुत आगे निकल गए। महिला गुस्से में बोली। मैं इतनी दूर कैसे चला गया? मेरा स्वभाव ही ऐसा है। तुम मुझे जानते हो? बड़े आदमी शियाओगु ने हठपूर्वक कहा। कितना नाटकीय! वाकई बहुत बढ़िया नाटक। सिद्धार्थ ने आखिरकार उनकी बहस को बीच में ही रोक दिया। ठीक है, कृपया अपना नाटक जारी रखें। मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं, इसलिए मैं पहले निकल जाऊंगा। छोटे भाई अलविदा। सिद्धार्थ ने जियाओ फेई की ओर हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। रुको, पहले अपनी जान छोड़ो, शियाओगु चिल्लाया। सभी ने तुरंत सिद्धार्थ को घेर लिया। उनमें से आधे लोग सी एक्सपेंशन तक पहुंच चुके थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे सभी सेलेस्टियल थे। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ठंडे स्वर में कहा, मैंने अभी तुम्हें जियाओफी की वजह से नहीं मारा। अगर कोई मुझे अभी रोकना चाहता है तो मुझे कत्लेआम शुरू करने के लिए दोष न दें। बहन लिंग, ऐसा मत करो। बड़े भाई सिद्धार्थ ने हमारी जान बचाई और उसने हमें 7 सितारा लाल मकड़ी लिली अमृत खोजने में भी मदद की। देखो, जियोफेई यह देखकर हैरान रह गया कि लड़ाई शुरू होने वाली थी और उसने जल्दी से बहन लिंग को अमृत दिखाया। उसने सभी को सिद्धार्थ के साथ अपने अनुभव के बारे में बताया। क्या तुम सच कह रहे हो? चौंककर जियाओ लिंग ने पूछा। बेशक यह सच है। लड़ो मत, हम सब एक ही पक्ष में हैं, शियाओ यू ने कहा। सब रुक जाओ, जियाओ लिंग ने आदेश दिया। उसके चिल्लाने पर ज्यादातर लोग उसके पास आ गए। सिर्फ 3 लोग सिद्धार्थ को घेरे रहे और उनमें से एक जियाओगु था। जियोगुक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? जियोलिंग की अभिव्यक्ति डूब गई। यह जियोगु अधिक से अधिक बेलगाम होता जा रहा था। वह स्पष्ट रूप से उसके खिलाफ जा रहा था। क्या तुम हमारे पूर्वजों के नियम भूल गए हो? आक्रमणकारी ऐसे दुश्मन होते हैं जिन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या तुम पूर्वजों के नियमों का उल्लंघन करने की योजना बना रहे हो? जियाओगु चिल्लाया। उसका हार मानने का कोई इरादा नहीं था। सिद्धार्थ के हमले ने उसे अपमानित किया था। हालांकि सिद्धार्थ ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन जियोगु कृतज्ञ नहीं था। वह अभी भी उसे मारने के लिए सभी के साथ मिलकर काम करना चाहता था। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। वह बस देखता रहा। अगर उनमें से किसी ने हमला करने की हिम्मत की तो वह उन्हें मार डालेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। वह निश्चित रूप से ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे तुम्हें नियम सिखाने की जरूरत नहीं है। उसने जियाओ फेई और जियाओ यू को बचाया, इसलिए वह हमारे जियाओ जनजाति का उपकार करता है। पूर्वजों की शिक्षाओं के अनुसार कृतज्ञता को भूलना भी वर्जित है।
यह मामला न तो मेरे द्वारा संभाला जा सकता है न ही आपके द्वारा। जनजाति का नेता स्वाभाविक रूप से अपना निर्णय लेगा। अभी हमें जितनी जल्दी हो सके वापस चले जाना चाहिए। मुझे तुम्हारे खिलाफ दुश्मनी करने पर मजबूर मत करो। जियाओ लिंग की अभिव्यक्ति लगातार सख्त होती गई। यहाँ उसका स्थान स्पष्ट रूप से सर्वोच्च था। हम जियोगु ने नाक भौं सिकोड़ी और बाकी दो के साथ पीछे हट गया, लेकिन उसने अभी भी सिद्धार्थ पर कड़ी नजर रखी हुई थी। आप सिद्धार्थ हैं। जियोलिंग की अभिव्यक्ति थोड़ी अधिक कोमल हो गई। समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उन्हें सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि मैंने देखा कि मौत के सामने भी वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे थे। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस वही करता हूं जो मैं चाहता हूं। अब मैं जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे और भी बहुत से काम करने हैं। मुझे वास्तव में तुम्हारी नाटकीय आंतरिक लड़ाई देखने का मन नहीं है। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और जाने वाला था। बड़े भाई सिद्धार्थ, तुम मत जाओ। हमारे साथ जनजाति में वापस आओ ताकि हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकें, जियो यू ने ईमानदारी से कहा, उसकी आस्तीन खींचते हुए। मैं इस विचार की सराहना करता हूं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास वाकई बहुत सारे काम हैं, इसलिए मैं और देर नहीं कर सकता। सिद्धार्थ ने विनम्रता से उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया। यह देखकर कि सिद्धार्थ ने उनके साथ वापस जाने से इनकार कर दिया, शियाओ यू और शियाओ फी थोड़े निराश हुए। शियाओ गु ने अचानक व्यंग्य किया, मुझे पता था कि वह तुम दोनों के खिलाफ साजिश कर रहा है। उसे अपनी पोल खुलने का डर है, इसलिए वह आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अपनी उथली उकसावेबाजी बच्चों के लिए छोड़ दो। इसे देखना शर्मनाक है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। जैसा कि अपेक्षित था, जहां भी लोग थे वहां बेवकूफ भी थे। सिद्धार्थ, मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूं। हमारे जियाओ जनजाति का अपना गौरव है और हम निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जिसने हमारी मदद की है। इसके अलावा मुझे विश्वास है कि तुम अवसरों की तलाश में अमरपथ पर आए हो। खैर, अमरपथ को हमसे बेहतर कौन समझ सकता है, यहाँ रहने वाले लोग, जियाओ लिंग ने कहा। सिद्धार्थ इस बात से बहुत प्रभावित हुआ। यह सच था। उसने जो नक्शा प्राप्त किया था वह प्राचीन मार्ग में प्रवेश करने वाले विशेषज्ञों की पीढ़ियों द्वारा बनाया गया था, लेकिन ये मूल निवासी अनगिनत सालों से यहाँ रह रहे थे। उन्हें निश्चित रूप से इस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी होनी चाहिए थी। अगर वे उसे कुछ अच्छे गुप्त स्थान बताते तो क्या उसे बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं होता, लेकिन वह अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था। अगर उनके पास कोई अच्छा इरादा नहीं था तो क्या वह खुद को बाघ की मांद में नहीं भेज रहा होगा। हालांकि जियोफी और जियो यू की उम्मीद भरी निगाहों और साथ ही जियोलिंग के धार्मिक व्यवहार को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वे भरोसेमंद थे। खैर, जब तक वह उस बेवकूफ जियोगु को नजरअंदाज करता रहा तब तक वे भरोसेमंद लगते रहे। ऐसा लगता है कि आतिथ्य से इनकार करना वाकई मुश्किल है। अगर मैं लगातार मना करता रहा तो मैं ऐसा व्यक्ति बन जाऊंगा जो दयालुता की सराहना करना नहीं जानता। सिद्धार्थ मुस्कुराया। हालांकि यह थोड़ा जोखिम भरा था, लेकिन उसने अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया। मौत से न डरने वाले लोग आमतौर पर ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। बहुत बढ़िया। बड़े भाई लौंग, एक बार जब हम जनजाति में वापस आ जाएंगे तो मैं आपको कुछ शराब पिलाऊंगा, जियाओ फेई ने उत्साह से हंसते हुए कहा। हालांकि उसका आकार अब इतना छोटा नहीं था, लेकिन उसका व्यवहार अभी भी काफी बचकाना था। केवल जियाओ गु ने सिद्धार्थ को सहमत देखकर थोड़ी घृणा से देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उन्होंने 7 ब्लॉक पार कर लिए। सिद्धार्थ को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जियाओ फेई और अन्य लोगों की आभा बढ़ने लगी क्योंकि उनके शरीर के चारों ओर प्रकाश के प्रभामंडल फीके पड़ गए। हा, हम आखिरकार उस भयानक दमन से बच निकले। सिद्धार्थ, क्या तुम मेरी बात पर यकीन करते हो जब मैं कहता हूं कि अब मैं तुम्हें एक मुट्ठी से कुचल सकता हूं? जियोगु अचानक हंसा और सिद्धार्थ की ओर इशारा किया। जियोगु, सिद्धार्थ हमारे मेहमान हैं। अगर तुमने फिर से इतना असभ्य होने की हिम्मत की तो मुझे शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के लिए दोष मत देना, जियोलिंग चिल्लाया। अब सिर्फ जियाओ लिंग ही नाराज नहीं था, दूसरे विशेषज्ञ भी असंतुष्ट थे। दूसरे सी एक्सपेंशन सेलेस्टियल में से एक ने ठंडे स्वर में कहा, जियाओगु, अपनी स्थिति पर ध्यान दो, ज्यादा दूर मत जाओ। जियाओ कियांग, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास समुद्र के बीच में विस्तार करने की शक्ति है, इसलिए तुम मेरी आलोचना करने के योग्य नहीं हो, जियाओ गु ने व्यंग्य किया। लेकिन उसने सिद्धार्थ के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं की। वह बस उनके साथ यात्रा करता रहा। शायद उसे थोड़ा खेद महसूस हुआ, लेकिन जियाओ लिंग ने पहल करते हुए कहा,
सभी स्वदेशी लोग सामान्य रूप से ठीक हैं और शायद कुछ परीक्षण क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी दमन का सामना नहीं करेंगे। लेकिन जब अमर मार्ग खुलता है तो अमर मार्ग के नियम बदल जाते हैं। हमारी मातृभूमि के पास, जहां हमारे पास विशेष संरचनाएं हैं, के अलावा हमें भारी दमन का सामना करना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई रहस्य होगा। हालांकि उसे पहले से ही इसका थोड़ा बहुत अंदाजा था, लेकिन जियाओ लिंग के इतने ईमानदार होने के कारण ऐसा लग रहा था कि उसने आकर सही फैसला किया था। वे फिर से कुछ देर के लिए आगे बढ़े, तभी जियाओ लिंग अचानक रुक गया और माफी मांगते हुए बोला, सिद्धार्थ, मुझे माफ करें, लेकिन बाकी रास्ता हमारी जनजाति का रहस्य है। कृपया अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें। यह आपकी दिव्य भावना को अलग कर देगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं कि हमें ऐसा करने की जरूरत क्यों है। सिद्धार्थ ने जियाओ फेई और जियाओ यू की तरफ देखा। उन्होंने सिर हिलाया, इसलिए वह मुस्कुराया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। चूंकि उसने उन पर भरोसा करने का फैसला किया था, इसलिए वह अंत तक उन पर भरोसा करेगा। इस आंख पर बंधी पट्टी में अजीबोगरीब ऋण थे जो उसकी दिव्य अनुभूति को अवरुद्ध कर देते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसकी आध्यात्मिक अनुभूति कितनी मजबूत थी। उसकी विशाल आध्यात्मिक शक्ति के साथ यह आंख पर बंधी पट्टी उसकी दिव्य अनुभूति को पूरी तरह से अवरुद्ध करने में असमर्थ थी। बस थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा करके जो आगे बढ़ सकती थी, सिद्धार्थ सब कुछ देख सकता था। 2 और ब्लॉक के बाद लोगों का एक नया समूह दिखाई दिया। सिद्धार्थ को देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद एक परिवहन संरचना दिखाई दी। जैसे ही यह सक्रिय हुई, सिद्धार्थ ने पाया कि वह एक विशाल जनजाति के बीच आ गया है। आंखों पर से पट्टी हटा दी गई। हालांकि सिद्धार्थ ने सब कुछ देख लिया था, फिर भी उसने नाटक किया और ध्यान से चारों ओर देखा। यह एक समतल घास का मैदान था और पन्ना घास क्षितिज में दूर तक फैली हुई थी। कुछ दूर पर कुछ बड़े टेंट थे जो एक बड़े चौक के चारों ओर बिखरे सितारों की तरह दिख रहे थे। घास के मैदान के केंद्र में एक प्राचीन वेदी थी। इससे पहले कि सिद्धार्थ उस वेदी की जांच कर पाता, विशेषज्ञों के एक विशाल समूह ने उसे घेर लिया। वे सैकड़ों की संख्या में थे और वे सभी दिव्य प्राणी थे। सिद्धार्थ चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। क्या हो रहा था? क्या यहां जमीन से अचानक ही सेलेस्टियल उग आए हैं? ऐसा लग रहा था कि जियाओ जनजाति का हर सदस्य सेलेस्टियल था। बाहरी दुनिया में लाखों साधकों के बीच शायद एक भी दिव्य प्राणी न हो, लेकिन यहां वे सभी दिव्य प्राणी थे। एक आक्रमणकारी सभी लोग सिद्धार्थ को घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे उसे काट कर मार डालना चाहते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह वही व्यक्ति था जिसने उनके पिताओं को मार डाला था। 7वें बड़े, जल्दबाजी मत करो। मैं उसे पुराने कबीले के नेता से मिलवाने ला रहा हूं, जियाओ लिंग ने कहा। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों के बीच जियाओ लिंग की हैसियत कुछ खास थी। हालांकि वह बुजुर्ग नाराज था, फिर भी उसने एक व्यक्ति को सिर हिलाकर इशारा किया। वह व्यक्ति तुरंत भाग गया। सैकड़ों ब्लेड जैसी आंखों से घूरना बेहद असहज था। सिद्धार्थ को यहां आने पर पछतावा भी होने लगा। घबराओ मत, ये चाचा वास्तव में सभी अच्छे लोग हैं। बस आक्रमणकारियों के साथ उनकी बहुत दुश्मनी है। तुम अलग हो, जियोफी ने सिद्धार्थ को दिलासा दिया। वह अलग कैसे है? आक्रमणकारी सभी हिंसक और बेशर्म हैं। हर बार जब वे आते हैं तो वे हमें मार डालते हैं। तुम बच्चे क्या समझते हो? भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया। जियाओगु की नजर अचानक उस आदमी पर पड़ी। उसने उसे एक खास नजर से देखा और वह व्यक्ति तुरंत समझ गया। उसने अपना बूट निकाला और सिद्धार्थ की ओर फेंक दिया। मैं तुम आक्रमणकारियों को मार डालूंगा। पाव! सिद्धार्थ के चेहरे पर उदासी छा गई। वह निश्चित रूप से इस तरह का अपमान सहन नहीं कर सकता था। शक्तिशाली दुश्मनों के सामने भी वह इसे सहन नहीं कर सकता था। वह बस अपनी कृपाण निकालने ही वाला था, लेकिन जियाओ लिंग उससे भी तेज थी। उसने बूट पकड़ा और उसे उस व्यक्ति के चेहरे पर बुरी तरह से फेंक दिया। जियोमिंग, तुम कब किसी और के कुत्ते बन गए? कोई तुम्हें देखता है और तुम किसी को काटने चले जाते हो, जियोलिंग गुस्से से चिल्लाया। उस व्यक्ति को उम्मीद नहीं थी कि जियाओ लिंग वास्तव में हस्तक्षेप करेगा। नतीजतन वह अपने बूट के नीचे से टकरा गया और गंध ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। सच तो यह है कि उसे पता ही नहीं था कि वह नरक के द्वार पर पहुंच गया है। अगर जियाओ लिंग न होता तो वह पहले ही मर चुका होता। जियो लिंग, तुम एक आक्रमणकारी के लिए अपने ही आदिवासियों से लड़ोगे। तुम्हारी वफादारी कहाँ है? जियोगु खास तौर पर इस पल का इंतजार कर रहा था।
आखिरकार वह सही था। भाड़ में जाओ पाव। सिद्धार्थ अब और नहीं देख सका और उसने जोरदार तमाचा जड़ दिया। जियोगु के चौकोर चेहरे पर तमाचा पूरी तरह से लगा। जियाओगु तोप के गोले की तरह उछला। लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ के थप्पड़ ने उन्हें बचाने की कोई क्षमता नहीं छोड़ी थी। हालांकि ये लोग दिव्य थे, लेकिन उन्होंने अपने स्वर्गीय दाओ रूनों को नहीं बुलाया था। इससे उनकी शक्ति सीमित हो गई और परिणामस्वरूप जियाओगु ने उन्हें कुचल दिया। यहां तक कि जियाओ लिंग भी दंग रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ इतना बेशर्म होगा कि जियाओगु पर हमला करेगा। वह किसी पर हमला कर सकती थी क्योंकि ये उसके कबीले के लोग थे। जो भी हुआ वे बाद में इस पर चर्चा कर सकते थे। लेकिन सिद्धार्थ एक बाहरी व्यक्ति था। लोग पहले से ही उससे नफरत करते थे। अब उसने वास्तव में एक आपदा को भड़का दिया था। जैसी कि उम्मीद थी, उसके चिल्लाने के बावजूद बाकी सभी लोग उग्र होकर सिद्धार्थ पर टूट पड़े। जियाओ फेई और जियाओ यू दोनों ही हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मामला इस हद तक पहुंच जाएगा। सिद्धार्थ ने नाक सिकोड़ी। उसकी तलवार पहले से ही उसके हाथ में थी। हालांकि यह योजना के अनुसार नहीं हो रहा था, लेकिन उसके लिए इस तरह के अपमान को स्वीकार करना असंभव था। वह इस तरह की बात को तभी स्वीकार कर सकता था जब वह मर चुका होता। सिद्धार्थ के चारों ओर हत्या की मंशा को बढ़ता देख जियो फेई और जियो यूडर से पीले पड़ गए। रुकना! एक चीख गूंजी। यह बहुत तेज नहीं थी, न ही बहुत दबंगई वाली। यह एक बेहद गरिमापूर्ण चीख थी। लेकिन यह वह चीख थी जिसने सभी को रोक दिया। तुरंत वहां इतनी शांति हो गई कि पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। युवा लोगों को घमंड और अधीरता से सावधान रहना चाहिए। घमंड ईर्ष्या लाएगा, गुस्सा क्रोध लाएगा, और क्रोध के वशीभूत होने पर सही निर्णय लेना असंभव हो जाएगा। मैंने तुमसे यह कितनी बार कहा है, लेकिन तुम अभी भी बिल्कुल भी परिपक्व नहीं हुए हो। दो बुजुर्ग पास आए। वे दोनों सफेद बालों वाले और झुर्रियों से भरे हुए थे, लेकिन उनके शरीर अभी भी प्राचीन देवदारों की तरह लंबे और सीधे थे। उनमें से एक के हाथ में आबनूस की छड़ी थी। उसमें से जरा भी उतार चढ़ाव नहीं आ रहा था, लेकिन वह पहाड़ जैसा दबाव दे रहा था। दूसरा बुजुर्ग उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसकी पुतलियां बिल्कुल नहीं थीं। बूढ़े जनजाति नेता। सभी ने जल्दी से सिर झुकाया। बेंत लेकर चलने वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया। सिद्धार्थ को देखते हुए उसकी धुंधली आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी, लेकिन वे जल्दी ही शांत हो गईं। जनजाति नेता, जो हुआ वह यह है। जियो लिंग ने जल्दी से यह बताना शुरू किया कि कैसे सिद्धार्थ ने जियोफी और जियो यू को बचाया था और फिर उन्हें 7 सितारा लाल मकड़ी लिली अमृत खोजने में भी मदद की थी। कहानी सुनने के बाद बुजुर्ग ने सिर हिलाया और थोड़ा आशंकित जियाओ लिंग को सांत्वना दी। अच्छा बच्चा, अपने आचरण के मामले में तुम किसी भी आदमी से कम नहीं हो। क्या हमारे जियाओ कबीले में कोई छोटा मोटा व्यक्ति है जो कृतज्ञता का बदला चुकाना नहीं जानता? यह देखकर कि बूढ़ा जनजाति नेता नाराज नहीं था और वास्तव में उसकी तारीफ कर रहा था, जियाओ लिंग को राहत मिली। उसने जल्दी से कहा, सिद्धार्थ, यह हमारा बूढ़ा जनजाति नेता है। नमस्कार सीनियर। सिद्धार्थ ने अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और उस व्यक्ति की ओर थोड़ा झुका। मेरे जियाओ जनजाति के लोगों की मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह बूढ़ा आदमी इस उपकार को याद रखेगा, जनजाति के नेता ने कहा। चूंकि वह करीब पहुंच गया था, सिद्धार्थ ने अब बुजुर्ग के चारों ओर मौत का माहौल देखा। उसकी लंबी उम्र स्पष्ट रूप से खत्म होने वाली थी। वह किसी भी क्षण गिर सकता था। यह कुछ ऐसा था जो उसने केवल पिलदाओं में अपनी दक्षता के कारण देखा था। तुम्हारी दूरदृष्टि अच्छी है। जाने से पहले मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं। बूढ़े कबीले के नेता ने सिद्धार्थ के हैरान भाव को देखा और मुस्कुराया, लेकिन अपने लोगों की ओर देखते हुए उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, जियोफी, कबीले के भावी नेता के रूप में तुम इतने खतरनाक समय में बाहर जाने के लिए इतने उतावले कैसे हो सकते हो? तुमने जियोलिंग को इतने सारे लोगों के साथ तुम्हारी तलाश में भेजा। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे कामों ने उनमें से हर एक को खतरे में डाल दिया है? अंत में उसकी आवाज एक ठंडी चीख में बदल गई। जियाओ फेई की हरकतों ने उसे स्पष्ट रूप से क्रोधित कर दिया था। हर कोई एक पल के लिए चुप हो गया, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन जियाओगु के चेहरे पर एक मुश्किल सी मुस्कान थी। जियो फेई जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन उसने जिद करते हुए कहा, बूढ़े कबीले के नेता, मैं कबीले का वारिस नहीं बनना चाहता, नहीं मेरे पास ऐसा करने की क्षमता है। आप मुझे स्वार्थी कह सकते हैं।
आप कह सकते हैं कि मैं चीजों को संभालना नहीं जानता। मैं जियाओ फेई अपनी सजा स्वीकार करता हूँ। जियाओ फेई ने कुछ भी कबूल नहीं किया, न ही उसने समझाने की कोशिश की, न ही उसने नरमी बरतने की जहमत उठाई। बूढ़े कबीले के नेता को देखते हुए उसकी आंखें पूरी तरह शांत थीं। तुम? बूढ़े कबीले के नेता ने जिद्दी जियाओ फेई को देखा और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसकी नजर में जियाओ फेई उसके मृतक पिता जैसा ही लग रहा था। बूढ़े कबीले के नेता, हालांकि जियाओ फेई आवेगी था, लेकिन उसके इरादे अच्छे थे। अब हमने 7 सितारा लाल मकड़ी लिली अमृत प्राप्त कर लिया है और जियाओ कबीले को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह सबसे अच्छा है कि पुण्य सजा को रद्द कर दे, एक कबीले के बुजुर्ग ने विनती की। इस बार वह सिर्फ किस्मत वाला था। अपने साथियों को सिर्फ स्वार्थी सनक के कारण मौत के जोखिम में डालना एक नेता के लिए अनुपयुक्त गुण है। अगर हमारी जनजाति ऐसे व्यक्ति को हमारा नेतृत्व करने देती तो क्या यह हम सभी को भयभीत नहीं कर देता? हम में से कितने लोग ऐसी बात स्वीकार कर सकते हैं? जियाओगु ने सबसे पहले जवाब दिया। साथ ही कुछ अन्य युवा शिष्य भी थे जो अलग अलग नजर आते थे। वे स्पष्ट रूप से जियाओ फेई को पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियाओ फेई बहुत मजबूत नहीं था। वह अपनी पीढ़ी में सिर्फ औसत दर्जे का ही माना जाता था। यह उन्हें मनाने के लिए काफी नहीं था। इतने सारे लोगों के पलटवार के बाद जियाओ लिंग कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसका कुछ भी कहना बेकार होगा। एक जनजाति के नेता के रूप में पहली आवश्यकता वह शक्ति थी जो सभी को यह विश्वास दिलाती थी कि उन्हें नंबर 1 व्यक्ति होना चाहिए। अगली सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता शांत, स्थिर और अनुभवी होना था। जियाओ फेई उन आवश्यकताओं में से किसी को भी पूरा नहीं करती थी। जियाओ यू भी कुछ नहीं कह सकती थी। वह दया की भीख मांगना चाहती थी, फिर भी वह जानती थी कि ऐसा करना बेकार होगा। छी! जैसे ही कुछ लोग गाली गलौज कर रहे थे, तभी एक ठहाका गूंजा। सभी ने उस ठहाके की ओर देखा। यह ठहाका सिद्धार्थ का था। तुम किस बात पर हंस रहे हो? जियाओगु ने गुस्से से कहा। स्वाभाविक रूप से मैं तुम बेवकूफों पर हंस रहा हूं। मैं तुम पाखंडी संतों को सबसे अधिक नीची नजर से देखता हूं, सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यह हमारे जियाओ जनजाति का मामला है। तुम्हारे जैसे आक्रमणकारी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, जियाओगु चिल्लाया। उसके अंदर से हत्या की मंशा फूट पड़ी। यह कहा जा सकता है कि सिद्धार्थ द्वारा उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के बाद उसके प्रति उसकी नफरत उसकी हड्डियों में और उसके दिल में उकेरी गई थी। तुम्हारा जियाओ कबीला? तो तुम्हें पता है कि तुम जियाओ कबीला के सदस्य हो। मुझे तो लगा था कि तुम एक हमलावर हो। अपने ही लोगों को जरा सी गलती के लिए मौत के घाट उतार देना। तुम्हारे जियाओ कबीला के लोग वाकई में खेलना जानते हैं। मुझे कहना ही होगा, तुम्हारी खाल मुझसे भी मोटी है, सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। तुम? जियाओगु क्रोधित हुआ। युवा मित्र, क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? वृद्ध जनजाति नेता ने विनम्रता से पूछा। तुम उन्हें सुनना चाहते हो? सिद्धार्थ ने पूछा। बिल्कुल। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ इस बारे में ठीक से चर्चा करूंगा। सिद्धार्थ सबकी नजरों के सामने जियाओ फेई के पास चला गया। सिद्धार्थ को बाहर खड़ा देखकर जियो यू आभारी भी थी और डरी भी। यह अप्रत्याशित था कि जियोफी के लिए बोलने वाला व्यक्ति एक बाहरी व्यक्ति होगा। जियाओ लिंग के चेहरे पर एक जटिल भाव था। सिद्धार्थ बाहरी दुनिया से आने वाला पहला व्यक्ति था जिसे इतिहास में जियाओ जनजाति में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। उसे अब यह नहीं पता था कि उसने जो किया वह सही था या गलत। बड़े भाई सिद्धार्थ, जियोफी दंग रह गया। जब आप बोलें तो उठें। सिद्धार्थ जियाओफी के सामने आ गया। मैंने गलती की है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। गलती? कौन सी गलती? सिद्धार्थ ने पूछा। पहले तो मैंने सोचा था कि तुम एक आदमी हो, यही एकमात्र कारण था कि मैंने तुम्हें बचाया। लेकिन अब मुझे पता चला है कि तुम एक कायर हो। तुमने मुझे वाकई निराश किया है। मैं कायर नहीं हूं, जियाओ फेई ने कहा। क्या तुमने सोचा था कि सिर्फ इसलिए कि तुम मौत से बेखौफ होकर दुश्मनों से लड़ सकते हो, तुम कायर नहीं हो? क्या तुमने सोचा था कि सिर्फ इसलिए कि तुमने अपने साथी को नहीं छोड़ा, तुम कायर नहीं हो? लेकिन आप कहते हैं कि आपके निर्णय गलत थे, सिर्फ इसलिए कि किसी ने आपकी आलोचना की। आप कायर कैसे नहीं हैं? तुमने किसी को बचाने के लिए 7 सितारा लाल मकड़ी लिली अमृत इकट्ठा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। तुम अपने किसी करीबी को अपनी आत्मा के टुकड़े होने का दर्द सहते हुए नहीं देख सकते थे। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम्हें फिर से चुनना पड़े तो क्या तुम फिर से ऐसा करोगे? सिद्धार्थ ने पूछा। जियो फेई दंग रह गया, लेकिन फिर उसने सिर हिला दिया।
जब तक मैं आंटी किंग को उस दर्द से बचा सकता हूं, तब तक अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं तैयार रहूंगा। अगर मुझे फिर से चुनना पड़े तो मैं वही फैसला लूंगा। शोर मच गया। यह अप्रत्याशित था कि जियाओ फेई वास्तव में इतना जिद्दी था। उसे कोई पछतावा नहीं था। जियाओ फेई, तुम जनजाति के भावी नेता हो। अगर तुम बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज करोगे तो तुम पूरी जियाओ जनजाति के लिए खतरा बन जाओगे। तुम जनजाति का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं हो, बूढ़े जनजाति नेता ने कहा। जियाओ फेई चिल्लाया, मैं कभी भी जनजाति का नेतृत्व नहीं करना चाहता था। मेरे पास कोई बड़ी महत्वाकांक्षा या लक्ष्य नहीं है। जब से मेरे पिता की मृत्यु हुई है, तब से आप सभी ने मुझे नीची नजर से देखना शुरू कर दिया है। सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो हमेशा मेरा ख्याल रखता था, वह थी आंटी किंग। लेकिन आप सभी ने मुझे एक उपकरण की तरह माना जिसे हर दिन पूरी तरह से साधना पड़ता था। 10 साल हो चुके हैं। मैं बहुत पहले ही बहुत कुछ सह चुका हूं। अगर आंटी किंग हमेशा मेरी देखभाल न करती, मुझे प्रोत्साहित न करती, तो मैं बहुत पहले ही आपकी वजह से पागल हो चुका होता। सिर्फ इसलिए कि मेरे पिता कबीले के नेता थे, मुझे अगला कबीला नेता क्यों बनना है? क्या आपने कभी मुझसे पूछा कि मैं चाहता हूं या नहीं? क्या आपने कभी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूं? मैं तो बस एक साधारण साधक हूं। क्या आपको मुर्गी को चील बनने के लिए मजबूर करना चाहिए? तुम स्वार्थी हो। क्या तुम्हें पता है कि पूरी ताकत से साधना करने के बाद भी अपने साथियों द्वारा दूर फेंके जाने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें पता है कि मैंने कितनी बार अपनी जान लेने के बारे में सोचा है? जनजाति में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं। उनमें से किसी एक को चुनो। यह मुझे ही क्यों होना चाहिए? केवल आंटी किंग ने मुझे समझा, मेरी रक्षा की और मुझसे प्यार किया। अगर मैं उसके लिए मरना चाहता हूं तो इसका तुमसे क्या लेना देना है? अगर मैं मर जाऊं तो मर जाऊं। क्या मैंने तुमसे मुझे बचाने के लिए कहा था? मैं सिर्फ आंटी किंग को बचाना चाहता था। मैं बस यही चाहता हूं कि उसे तकलीफ न उठानी पड़े। अगर मुझे मरना पड़े तो मैं तैयार हूं। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जियाओ फेई बोलते बोलते और भी भावुक हो गया। अंत में सालों की शिकायतें बाहर आने लगीं। हर कोई चुप था। 10 साल पहले जियाओ फेई सिर्फ एक बच्चा था। यह सोचकर कि कैसे हर कोई उसे इतनी निराशा और नाराजगी से देखता था क्योंकि वह नहीं सुधर पाया, यह वाकई थोड़ा अनुचित था। लेकिन इसके अलावा और क्या रास्ता था? वह जनजाति के नेता का बेटा था। मूल रूप से पुराने कबीले के नेता ने पहले ही अपना पद छोड़ दिया था। लेकिन फिर नए कबीले के नेता की युद्ध में मृत्यु हो गई और इसलिए पुराने कबीले के नेता के पास फिर से पदभार संभालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यही कारण था कि सभी लोग उसे कबीले के नेता के बजाय पुराने कबीले के नेता के नाम से पुकारते थे। सिद्धार्थ ने शियाओफी के कंधे पर थपथपाया। एक आदमी को मर्दाना होना चाहिए। तुम किस बात पर रो रही हो? रोना कमजोरों के लिए है। ताकतवर लोग दूसरों को रुलाते हैं। क्योंकि तुम एक आदमी के रूप में पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें यह समझना होगा कि तुम एक ऐसे आदमी के रूप में पैदा हुए हो जो स्वर्ग और पृथ्वी को संभालने में सक्षम हो। दुख और शिकायतें तुम्हारी परीक्षाएं हैं। जब तुम उन परीक्षाओं को पार कर लोगे, तभी तुम मजबूत बन पाओगे। कमजोर लोग सिर्फ इसलिए मजबूत नहीं बन जाते क्योंकि वे बनना चाहते हैं। उनके पास मजबूत बनने के लिए कोई वजह होनी चाहिए। अपनी आंखों से उन चीजों को मिटा दो। थोड़ी सी शिकायत के कारण रोना शुरू मत करो। तुम एक आदमी हो। शिकायतों को अंदर ही दबाकर रखना चाहिए। हाँ बड़े भाई सिद्धार्थ, मैं आपकी बात सुनूंगा। जियो फेई ने अपने आंसू पोंछे और खड़ा हो गया। किसी अज्ञात कारण से सिद्धार्थ के साथ होने से उसे असीम आत्मविश्वास मिला। उसे भरोसा था कि सिद्धार्थ की बातें सही थीं। सिद्धार्थ निश्चित रूप से उसे धोखा नहीं देगा। इस समय जियाओ जनजाति के सभी विशेषज्ञ चुप थे। जियाओ जनजाति के अंदरूनी हिस्से से और भी लोग बाहर निकलने लगे थे। उन्होंने उन्हें कसकर घेर लिया। सिद्धार्थ ने उन लोगों की तरफ देखा और कहा, जियाओ फेई अभी भी एक बच्चा है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि आप सभी उस पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो उसका शरीर खास होना चाहिए। उसमें अपार क्षमताएं होनी चाहिए। यही वजह है कि आप उसे अपने कबीले का नेता बनाने के लिए जोर दे रहे हैं। उसकी बातों से सभी लोग हैरान थे। उनमें से कई लोग चौंक गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। वे बूढ़े कबीले के नेता और बुजुर्गों की ओर देखने लगे। बूढ़े कबीले के नेता ने थोड़ा सिर हिलाया। हाँ, जियाओ फेई के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है।
एक बार जब यह सक्रिय हो जाती है तो उसकी उपलब्धियां पिछले कबीले के नेता से कहीं ज्यादा हो जाएंगी। वह हमारे जियाओ कबीले से पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ बन जाएगा जब से अमर मार्ग को सील किया गया था। दुर्भाग्य से उसने आह भरी। अन्य बुजुर्ग भी उदास थे। स्वाभाविक रूप से उनके पास अपनी गुप्त परेशानियां थीं, जिसके कारण उन्होंने जियाओ फेई को इतनी मेहनत करने के लिए मजबूर किया। वर्तमान में जियाओ फेई सिर्फ एक रैंक 1 दिव्य है। अगर वह 16 वर्ष की आयु तक रैंक 3 दिव्य के रूप में जागृत होने में असमर्थ रहा तो वह हमेशा के लिए रैंक 1 दिव्य ही रहेगा। अमर पथ के भीतर अमर युग से बची हुई आध्यात्मिक क्यूई थी। यहाँ के बच्चे 9 साल की उम्र तक स्वतः ही दिव्य के रूप में जागृत हो जाते थे, लेकिन आमतौर पर वे केवल प्रथम श्रेणी के दिव्य ही होते थे। 10,000 लोगों में से शायद केवल एक व्यक्ति ही द्वितीय श्रेणी के दिव्य के रूप में जागृत होता। जहां तक जियाओ फेई के पिता की बात है, वह एक भयानक रैंक 3 दिव्य प्राणी थे। जियाओ फेई उनका इकलौता बेटा था और उसके शरीर में उसके पिता का खून बहता था। उसके भीतर एक भयानक ऊर्जा छिपी हुई थी और एक बार जब वह सक्रिय हो जाती तो वह भी रैंक 3 दिव्य प्राणी बन जाता। इन मूल निवासियों के लिए तीसरी श्रेणी की सीमा थी। वे प्राचीन मार्ग के नियमों के तहत पीड़ित थे और इसलिए वे चौथी श्रेणी तक पहुंचने में असमर्थ थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जियाओ फेई बड़ा होता गया और अभी भी उसके जागने का कोई संकेत नहीं था। उसके भीतर की वह ऊर्जा निष्क्रिय हो गई थी। इससे जनजाति के उच्च अधिकारी बेहद चिंतित हो गए। इसलिए उन्होंने जियाओ फेई पर दबाव और भी बढ़ा दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि उनके दबाव में वह उस ऊर्जा को जगा लेगा। अब जियाओ फेई पहले से ही 15 साल का था। उन्हें अब उम्मीद नहीं थी कि वह रैंक 3 सेलेस्टियल के रूप में जाग सकता है। सिर्फ रैंक 2 सेलेस्टियल बन जाने से उन्हें खुशी होगी। सच तो यह है कि ये सभी बुजुर्ग जियाओ फेई की बहुत परवाह करते थे। इसलिए वे इतने क्रोधित थे कि जियाओ फेई अचानक गायब हो गया और ऐसे समय में 7 सितारा लाल मकड़ी लिली अमृत इकट्ठा करने चला गया। वे उसके साथ कुछ अप्रत्याशित होने से डरते थे। चूंकि आप भविष्य में जनजाति के नेता नहीं बनना चाहते हैं तो ठीक है, पुराना जनजाति नेता मौजूद है। चलो एक नया उत्तराधिकारी चुनते हैं, जियोगु ने अचानक कहा। उसके इरादे स्पष्ट थे। जूनियर पीढ़ी में वह सबसे मजबूत था। हालांकि वे सभी प्रथम श्रेणी के सेलेस्टियल थे, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति था जो उसे थोड़ा दबा सकता था, वह था जियाओ लिंग। लेकिन जियाओ जनजाति में किसी महिला जनजाति नेता की कोई मिसाल नहीं थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके पास योग्यता नहीं है, सिद्धार्थ ने घृणा से कहा। क्या बकवास है? मैं कैसे योग्य नहीं हूं? जियाओगु ने क्रोधित होकर कहा। सबसे पहले आप अधीर, गुस्सैल और अत्याचारी हैं। आप अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करना पसंद करते हैं, जो एक अत्याचारी की खास शैली है। दूसरी बात, तुम स्वार्थी हो और दूसरों के प्रति उदासीन हो। जियो फेई पिछली पीढ़ी के कबीले के नेता का बेटा है। यहां तक कि पुराने कबीले के नेता ने भी कहा है कि पिछले कबीले के नेता की मौत युद्ध में हुई थी। जियो फेई बहुत दयनीय है, लेकिन फिर भी तुमने उसे तब मारा जब वह नीचे गिरा हुआ था, अपनी स्थिति के लिए लड़ रहा था। तीसरा, एक जनजाति के नेता के पास एक दयालु हृदय होना चाहिए। जनजाति के लिए एक हृदय, जनजाति की रक्षा करने के लिए एक हृदय। जियो फेई अपने परिवार के लिए अपनी जान देने को तैयार है। क्या आपके पास वह साहस है? चौथी बात, और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुम पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हो। जियो फेई की तुलना में तुम में बहुत कमी है। सिद्धार्थ ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। पहले 3 बिंदु तो ठीक कहे गए थे। सभी लोग अंदर ही अंदर सिर हिला रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सिद्धार्थ की बातें सही थीं, लेकिन उसकी आखिरी बात संदिग्ध थी। जियाओगु एक दिवंगत समुद्री विस्तार विशेषज्ञ था और वह एक रैंक 1 सेलेस्टियल था। इसके अलावा उसकी लड़ाकू शक्ति भी उत्कृष्ट थी। क्या सिद्धार्थ यह कहकर उल्टा मतलब निकाल रहा था कि जियाओगु जियाओ फेई से कमजोर था? बूढ़ा कबीले का नेता चुप था। वह बस शांति से देख रहा था। जहां तक उसके बगल में खड़े सफेद आंखों वाले बुजुर्ग की बात है, उसने शुरू से ही एक शब्द भी नहीं कहा था। उसकी आंखें भी नहीं हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच अंधा हो। बकवास। मैं उससे कमजोर कैसे हो सकती हूं? अगर तुम यह स्वीकार नहीं कर सकते तो चलो अभी लड़ाई करते हैं। हारने वाले के पास जनजाति का नेता बनने की योग्यता नहीं है, जियाओगु ने व्यंग्य किया। उसके शब्द काफी चतुराई भरे थे। उसके लिए यह सुझाव देना बहुत यथार्थवादी नहीं था कि वह सिर्फ इसलिए जनजाति का नेता बन जाए क्योंकि वह जीत गया है।
लेकिन एक बार जब उसने प्रतियोगिता से जियाओ फेई को बाहर कर दिया तो जूनियर पीढ़ी में उससे ज्यादा योग्य कोई और नहीं था। जनजाति नेता का पद अभी भी उसका होगा। इसके अलावा यह सुझाव आपत्तिजनक नहीं था। मैं कभी भी जनजाति का नेता नहीं बनना चाहता था। यदि आप वह पद चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं, मैं जियोफी ने कहा। छोटे भाई, इस बार तुम गलत हो। जनजाति के नेता का पद आड़ू की तरह है। भले ही तुम इसे न खाओ, तुम इसे दूसरों को दे सकते हो। इसे उदारता कहते हैं। लेकिन अगर कोई इसे तुम्हारे देने से पहले ही छीन लेना चाहे तो इसका स्वाद बदल जाता है। तब यह उदारता नहीं बल्कि कायरता है। इसके अलावा भले ही यह किसी और के लिए न हो, मुझे यकीन है कि तुम्हारी चाची किंग को भी तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। वह निश्चित रूप से उस दिन का इंतजार कर रही है जब तुम जनजाति के नेता का पद हासिल करोगे और जनजाति को गौरव दिलाओगे, सिद्धार्थ ने कहा। जब सिद्धार्थ ने जियाओ किंग का जिक्र किया तो जियाओ फेई की आंखें लाल हो गईं। उसे स्पष्ट रूप से आंटी किंग की बहुत परवाह थी। उसने अपने दांत भींचे और कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जियो फेई जियोगु के पास गया, युद्ध की भावना से भरा हुआ, सबको चौंकाते हुए। जियो फेई का जियोगु से लड़ना बस अपमानित होने के लिए कह रहा था। हाँ, अच्छा। फिर मुझे देखने दो कि तुम मेरे खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, शियाओगु ने हंसते हुए कहा। जियो फेई ने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि सिद्धार्थ ने उसे रोक लिया। तुम क्या कर रहे हो? मैं उसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने जा रही हूं। आंटी किंग के लिए मैं जनजाति की नेता बनूंगी, जियाओ फेई ने कहा। क्या मतलब है? तुम उसे नहीं हरा सकते, सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। जियाओ फेई हैरान था। अभी अभी क्या उसने उसे प्रोत्साहित नहीं किया था? अब वह उस पर बर्फ का पानी क्यों डाल रहा था? सिद्धार्थ उस बच्चे से और कुछ नहीं कह सका। उसने शियाओगु से कहा, ऐसा लगता है कि तुम मेरी बात नहीं समझी जब मैंने कहा कि तुम उससे कमजोर हो। इस दुनिया में दो तरह की शक्तियां हैं। एक आपकी अपनी शक्ति है और एक बाहरी शक्ति है। जियाओ फेई की अपनी शक्ति आपकी जितनी महान नहीं है, लेकिन उसके पास बाहरी शक्ति है। बाहरी ताकत? जियाओगु ने भ्रमित होकर पूछा। वह बाहरी ताकत मैं ही हूं, सिद्धार्थ ने आलस से मुस्कुराते हुए खुद की छाती थपथपाई। यह अज्ञात था कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि जियाओ जनजाति इतने लंबे समय से बाहरी दुनिया से अलग थलग थी, लेकिन वे वास्तव में सिद्धार्थ के शब्दों को नहीं समझ पाए। सिद्धार्थ ने आगे कहा, जियो फेई आप स्वदेशी लोगों में से एक है और आप सभी हम बाहरी लोगों के साथ प्राणघातक दुश्मन हैं। लेकिन लड़ने और पीछा किए जाने के दौरान अपने साथी को न छोड़ने के उसके साहस ने उसे मेरी प्रशंसा दिलाई। इसलिए मैंने उसकी मदद की और वह मेरा भाई बन गया। जब मेरे छोटे भाई को मुश्किलें आती हैं तो बड़े भाई के तौर पर मैं स्वाभाविक रूप से सिर्फ देख नहीं सकता। इसलिए मैं इस लड़ाई में जियो फेई की जगह लूंगा। मुझे यकीन है कि आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी, है न भाई? बड़े भाई सिद्धार्थ, जियो फेई ने उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ उसका इतना ख्याल रखेगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। पूरे जियो कबीले में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते थे। कुछ भी शर्मनाक मत करो। पुरुषों को पुरुष ही रहना चाहिए। मैंने तुम्हारी मदद की क्योंकि तुमने मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। हालांकि मेरी स्थिति तुमसे 10 गुना बदतर थी। मैं एक बार तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन अगली बार तुम्हें खुद की मदद करनी होगी। पुरुष केवल खुद पर ही भरोसा कर सकते हैं, सिद्धार्थ ने जियोफी के कंधे को थपथपाया। जियाओ फेई को देखते हुए सिद्धार्थ को लगा कि वह अपने बचपन को देख रहा है। हालांकि उनकी उम्र थोड़ी अलग थी, लेकिन उसके करुण दुख की सीमा उसके जैसी ही थी। एक को उसके परिवार ने धकेला था और दूसरे को उसके परिवेश ने धकेला था। वह भावना ऐसी थी जैसे वे एक कुत्ते थे जो गली में फंस गए थे। कोई रास्ता न होने की ऐसी भावना कुछ ऐसी थी जिसे केवल अनुभव के माध्यम से ही समझा जा सकता था। हाँ, ठीक है। मुझे तो तुम बहुत पहले से ही नापसंद हो गई थी। चूंकि तुम जियाओ फेई की जगह लेना चाहती हो तो यहाँ आओ, जियाओगु हंसा। उसकी आंखों में एक भयावह रोशनी चमक उठी। इससे पहले सिद्धार्थ के थप्पड़ से उसका पूरा सिर लगभग टूट गया था। दर्द एक बात थी, लेकिन वह अपमान किसी व्यक्ति को पागल बना सकता था। जब सिद्धार्थ ने पहली बार अपनी दिव्य चेहरे पर थप्पड़ मारने की कला विकसित की थी तो उसने इसे लोगों को मारने के इरादे से नहीं बनाया था। यह उन अभिमानी लोगों से निपटने के लिए एक विशेष कदम था जो दूसरों को नीचा दिखाकर साधना करना पसंद करते थे। इतने लंबे समय के बाद यह दिव्य स्तर पर पहुंच गया था। इसकी मारक शक्ति शारीरिक पीड़ा में नहीं
बल्कि उस अहंकारी हृदय को नष्ट करने में निहित थी। सिद्धार्थ आसानी से इस चेहरे पर थप्पड़ मारने वाली कला को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग बहुत ही घृणित थे। सिद्धार्थ खुद को भी रोक नहीं सका। मत करो सिद्धार्थ। ज्योगु एक दिवंगत समुद्री विस्तार विशेषज्ञ है और वह अपनी पूरी शक्ति यहां जारी कर सकता है। जब तुमने उससे पहली बार मुलाकात की थी तब से वह पूरी तरह से अलग है, ज्योलिंग ने चेतावनी दी। सिद्धार्थ ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए उसकी ओर थोड़ा मुस्कुराया और फिर बूढ़े जनजाति नेता की ओर मुड़ा। क्या आप मुझे ज्योफी की जगह लड़ने की अनुमति देंगे? बूढ़े कबीले के नेता ने हिचकिचाहट से कहा। किसी बाहरी व्यक्ति का इस तरह की लड़ाई में भाग लेना बहुत अनुचित था। उसने शियाओफी और शियाओ यू को बचाया था, और अगर वह इससे घायल हो गया तो उनका शियाओ कबीला ऐसे लोगों में बदल जाएगा जो कृतज्ञता का बदला दुश्मनी से चुकाएंगे। वह अभी अपना मुंह खोलने ही वाला था कि सफेद आंखों वाले बुजुर्ग ने कहा, युवा लोग अपने आप से खेल सकते हैं। बूढ़े कबीले के नेता ने यह सुनकर अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। तो चलो अपना स्थान बदल लेते हैं। यह लड़ाई के लिए सही जगह नहीं है। बहुत जल्दी ही सिद्धार्थ ने पाया कि वह एक विस्तृत स्थान पर पहुंच गया है। यह एक बहुत ही सरल और साधारण भूमि थी, लेकिन यह निश्चित रूप से काफी दूर थी। वह यहां अपने दिल की इच्छानुसार लड़ सकता था। सिद्धार्थ को देखते हुए बूढ़े कबीले के नेता ने अपने बगल में बैठे बुजुर्ग की ओर कड़वी मुस्कान के साथ कहा, बूढ़े भाई, उन्हें इस हद तक खेलने मत दो कि मेरी शियाओ जनजाति निष्ठुर होने के लिए बदनाम हो जाए। मेरे पास इतने साल नहीं बचे हैं और मैं भविष्य में पूर्वजों का सामना करने में सक्षम होना चाहता हूं। चिंता मत करो, मेरी स्वर्गीय आंखें व्यर्थ नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं बेचैनी महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है, लेकिन सावधानीपूर्वक गणना करने के बावजूद मुझे कुछ भी पता नहीं चला। फिर अचानक मेरे मन में आया कि मैं आपसे मिलने आऊं और पुराने दिनों की यादें ताजा करूं। लेकिन अब जब यह व्यक्ति प्रकट हुआ है तो मैं आखिरकार समझ गया हूं कि मैं इसलिए आया था क्योंकि भाग्य ने मुझे यहां लाया था, सफेद आंखों वाले बुजुर्ग ने कहा। बूढ़ा कबीला नेता चौंक गया। भाग्य तुम्हें यहां लाया है? क्या तुम इसमें खींचे चले आए हो? क्या हेवनाई जनजाति स्वर्ग में झांकने की गुप्त कलाएं नहीं सीखती? तुम स्वर्गीय दाओस के दायरे में कैसे खींचे चले आए? हेवनाई जनजाति के पास एक प्राचीन विरासत थी। जो लोग हेवनाई कला की साधना करते थे उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ती थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि हेवनाई जनजाति के लोगों का मानना था कि आंखें ही ऐसी चीजें हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। जो चीजें वे देखते थे वे सिर्फ दिखावा थीं और उन्हें गुमराह करना आसान था। उन्होंने दुनिया में दर्शकों की स्थिति अपना ली। हेवनाई जनजाति के विशेषज्ञ भाग्य का अनुमान लगा सकते थे, इसलिए उनका पद बहुत ऊंचा था। लेकिन वे शायद ही कभी दूसरे लोगों के लिए कुछ अनुमान लगाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे खुद को स्वर्गीय दाओस से बाहर के लोग मानते थे। वे स्वर्गीय दाओस के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, अन्यथा वे कर्म का आह्वान करेंगे। उस कर्म की निश्चित रूप से कीमत चुकानी पड़ती थी। स्वर्गीय दाओ हर कोई कहता है कि वे दाओ की खेती करते हैं, लेकिन अंत तक उन्हें यह भी पता नहीं होता कि वे किस दाओ की खेती कर रहे हैं। हम कैसे व्यर्थ में स्वर्गीय दाओ की चर्चा कर सकते हैं? मेरा हेवनाई जनजाति पूर्वजों की एक शाखा मात्र है। हमारे पास जो साधना तकनीक है वह अधूरी है, इसलिए हमारे कौशल सीमित हैं। आपने मुझे ज्यादा आंका है। मेरी समझ के अनुसार स्वर्गीय दाओस से बच निकलना शतरंज के उस मोहरे की तरह है जो शतरंज की बिसात से कूद जाता है और पाता है कि वह उससे भी बड़ी बिसात पर एक शतरंज का मोहरा है। इस शतरंज के मोहरे ने अपनी मूल बिसात तो साफ देखी होगी, लेकिन वह बड़ी बिसात को देखने में असमर्थ है। इसलिए हम चाहे जितनी भी साधना करें, हम सभी उस बिसात पर हैं। जब मैंने सिद्धार्थ नामक इस युवक को देखा तो मुझे अचानक एक बात याद आ गई। क्या तुम्हें अभी भी वह किंवदंती याद है? बुजुर्ग ने पूछा। क्या आप उन शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके हेवनाई जनजाति के पूर्वज स्वर्गारोहण से पहले छोड़ गए थे? बूढ़े जनजाति नेता ने पूछा। सफेद आंखों वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हाँ, बूढ़े कबीले के नेता के स्वर्गारोहण से ठीक पहले उसने 4 पंक्तियां छोड़ी थीं। ड्रैगन नश्वर दुनिया में तैरता है, सनातन पुनर्जीवित होता है, बिजली आसमान को चीरती है, 10 दुनियाओं का अंत। हालांकि पूर्वज अनगिनत साल पहले स्वर्गारोहित हो गए थे, लेकिन कोई भी उनके अंतिम शब्दों के पीछे के सच्चे अर्थ को समझने में कामयाब नहीं हुआ। वह पूर्वज कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने व्यक्तिगत रूप से अमरपथ के विनाश को देखा था। उसके अंतिम शब्दों का कोई न कोई अर्थ अवश्य होगा।
इसके अलावा किंवदंतियों में कहा गया है कि पूर्वज कुछ भविष्यवाणी कर रहे थे, तभी उन्होंने जल्दी से उन पंक्तियों को पढ़ा और पूरी तरह से गायब हो गए। बूढ़े कबीले के नेता ने धीरे से कहा, ड्रैगन नश्वर दुनिया में तैरता है, अनादिकाल पुनर्जीवित होता है, बिजली आसमान को चीरती है, 10 दुनियाओं का अंत। ड्रैगन नश्वर दुनिया में तैरता है। ड्रैगन नश्वर दुनिया में तैरता है। सिद्धार्थ। बूढ़ा कबीला नेता चौंक गया। क्या यह पंक्ति वास्तव में सिद्धार्थ को संदर्भित करती है? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। यह महज संयोग हो सकता है। लेकिन जब पूर्वज स्वर्गारोहण कर रहे थे तो वे बहुत जल्दी में थे। उन्होंने कोई सुराग नहीं छोड़ा। इतने समय बाद भी कोई भी इसका मतलब नहीं समझ पाया। जहां तक इस सिद्धार्थ की बात है, यह सच है कि वह कहीं से अचानक आया है, लेकिन इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। मेरे हेवनाई जनजाति के दृष्टिकोण के अनुसार कहें तो परिणामों से अतीत को समझना आसान है। अतीत के परिणामों की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। हजारों संभावनाएं हैं। एक भी बदलाव अनगिनत संभावनाएं ला सकता है, सफेद आंखों वाले बुजुर्ग ने कहा। तो फिर क्या आप यह कह रहे हैं कि सिद्धार्थ का यहां आना भाग्य के अदृश्य हाथ के कारण है? मैं इतनी जल्दी ऐसा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए हमें बस देखते रहना चाहिए। अगर सिद्धार्थ वाकई वही है जिसके बारे में पूर्वजों ने भविष्यवाणी की थी, तो वह उनके अंतिम शब्दों की पहेली को सुलझाने की कुंजी भी है। सफेद आंखों वाले बुजुर्ग ने सिद्धार्थ की ओर देखा। उसकी आंखों में अनगिनत लाल रंग की लड़ियां जम गईं, धीरे धीरे लाल पुतलियां बन गईं। सिद्धार्थ और शियाओगु एक दूसरे को देख रहे थे। दूर से शियाओफी और शियाओ यू अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर रहे थे। वे सिद्धार्थ के लिए घबराए हुए थे। यहां अपनी मातृभूमि में शियाओगु अपनी पूरी ताकत से काम कर सकेगा। जियाओ लिन भी चिंतित थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस बिंदु तक पहुंच जाएंगी। यह उसकी भविष्यवाणी से बिल्कुल परे था। उसने सोचा था कि चूंकि सिद्धार्थ ने जियाओ फेई और जियाओ यू को बचाया था, और खासकर चूंकि जियाओ फेई भविष्य का जनजाति नेता था, इसलिए उसे जनजाति द्वारा कुछ मुआवजा और शायद अमर पद के बारे में कुछ मदद के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। अंत में हर कोई खुश होगा और जियाओ जनजाति को उसका कुछ भी ऋण नहीं होगा। लेकिन अब जियाओ फेई के लिए सिद्धार्थ वास्तव में उनके जियाओ जनजाति के सबसे मजबूत जूनियर पीढ़ी के सदस्य से लड़ रहा था। चीजें पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो गई थीं। सिद्धार्थ, अब मैं तुम्हारा अपमान 10 बार चुकाऊंगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यह हमारे जियाओ जनजाति का गौरव है। हा हा हा, जियाओ गु ने व्यंग्य किया। उसकी पीढ़ी में जियाओ लिन के अलावा कोई और नहीं था जो उससे लड़ सके, इसलिए वह हमेशा खुद को जियाओ जनजाति का भावी नेता मानता था। यही कारण था कि उसने लगातार जियाओ फेई को दबाया। जहां तक उच्च अधिकारियों की बात है, उन्होंने चुपचाप उसके कार्यों को स्वीकार कर लिया ताकि जियाओ फेई को प्रेरित किया जा सके और देखा जा सके कि क्या वह अपनी अव्यक्त शक्ति को जगा सकता है। दुर्भाग्य से इतने समय के बाद भी जियाओ फेई की क्षमता निष्क्रिय बनी रही। उनके लिए उनकी उम्मीदें कम होती जा रही थीं। इस समय के दौरान जियाओ गु ने जनजाति में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा ली थी और वह पहले से ही जूनियर पीढ़ी का नेता था। इसलिए बेशक उसका अभिमान तब वापस भड़क गया था जब सिद्धार्थ ने उसे लगभग मार ही डाला था। स्वर्गीय दाओस के दमन ने उसे कमजोर कर दिया था, और अगर जियाओ फेई की चीख न होती तो वह पहले ही मर चुका होता। यह उसकी सबसे बड़ी असफलता थी। फिर जनजाति में वापस लौटने पर सिद्धार्थ ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था। इससे उसका बचा हुआ गर्व भी नष्ट हो गया था। हालांकि वह बूढ़े कबीले के नेता की मौजूदगी में सिद्धार्थ को नहीं मार सकता था, लेकिन उसने पहले से ही सब कुछ सोच रखा था। वह सिद्धार्थ को पूरी तरह से अपमानित करेगा। वह उसे जमीन पर घुटने टेकने और दया की भीख मांगने पर मजबूर करेगा। उसकी आंखों में एक भयावह रोशनी चमक उठी। वह पहले से ही सिद्धार्थ के घुटने टेकने और उससे भीख मांगने का दृश्य देख सकता था। जियाओ गु की भयावह मुस्कान को देखकर सिद्धार्थ को ठीक से पता चल गया कि वह क्या सोच रहा था। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम भी निश्चिंत हो सकती हो, क्योंकि मैं भी तुम्हें नहीं मारूंगा। आखिरकार मैं तुम्हारे जैसे तुच्छ लोगों को मारना पसंद नहीं करता। उसके शब्दों ने तुरंत ही कई लोगों के चेहरे बदल दिए। वह जानबूझकर शियाओ गु को भड़का रहा था। अगर शियाओ गु ने गलती से उसे मार दिया तो शियाओ जनजाति का नाम खराब हो जाएगा। मृत्यु को आमंत्रित करना। जैसा कि अपेक्षित था, शियाओ गु तुरंत क्रोधित हो गया। उसकी आभा फूट पड़ी और उसके पीछे का स्थान कांप उठा। 30 मील के समुद्र का एक भ्रामक दृश्य दिखाई दिया। क्योई समुद्र का प्रक्षेपण।
केवल एक दिव्य व्यक्ति ही ऐसा स्पष्ट प्रक्षेपण कर सकता है। वह समुद्र उसके सच्चे क्यूई समुद्र का प्रतिबिंब था। यह समुद्र विस्तार विशेषज्ञ की विशिष्ट अभिव्यक्ति थी। जब उनकी पूरी ताकत फूटती थी तो उनका क्यूई सागर भी उछलता था, स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक संबंध बनाता था जिससे उन्हें सबसे बड़ी संभव ताकत मिलती थी। एक साधारण जियांटियन विशेषज्ञ का क्यूई समुद्र केवल कुछ दर्जन मीटर चौड़ा होगा, लेकिन एक बार जब वे समुद्र विस्तार तक पहुंच गए तो निरंतर विस्तार के माध्यम से वे इसे दसियों या सैकड़ों गुना तक बढ़ा सकते थे। स्वाभाविक रूप से क्यूई समुद्र के आकार में वृद्धि आध्यात्मिक युआन में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। जियांटियन क्षेत्र में आध्यात्मिक युआन की कमी के कारण शक्तिशाली चालें जारी करना मुश्किल होगा, लेकिन सागर विस्तार विशेषज्ञ उन चालों को आसानी से जारी कर सकते हैं। अब शियाओगु ने अपनी आभा छोड़ दी थी और रून उसके चारों ओर उमड़ने लगे, स्वर्ग और पृथ्वी को छानने लगे। उसका भाला सिद्धार्थ की ओर बढ़ गया। स्मरण करें कि लांग ड्रैगन और चेन धूल जैसा कि नश्वर संसार की धूल में है। शियाओगु की प्रस्फुटित आभा को देखकर सिद्धार्थ युद्ध के इरादे से भर गया। यह उसका पहली बार था जब वह सी एक्सपेंशन सेलेस्टियल से लड़ रहा था। ब्लडकिल हॉल के हुआंग जुन्मो ने दर्जनों सी एक्सपेंशन सेलेस्टियल को मारने में कामयाबी हासिल की थी। यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वह एक भयानक विशेषज्ञ था। अब जियाओगु का सामना करते हुए सिद्धार्थ की युद्ध की मंशा भड़क उठी। यह उसके लिए एक परीक्षा थी। इससे उसे अपने और हुआंग जुन्मो के बीच का अंतर पता चल जाएगा। हालांकि उसने जूयू के साथ मुकाबला किया था, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी चरम अवस्था में नहीं था। उस लड़ाई की गिनती नहीं की गई। एक कारण यह था कि वह जियाओगु से लड़ रहा था क्योंकि वह एक मूर्ख था जो उसे निशाना बनाता रहता था, और दूसरा कारण जियाओफी के लिए था। लेकिन मुख्य कारण अपनी खुद की शक्ति का परीक्षण करना था। दिव्य अंगूठी। उसकी दिव्य अंगूठी अस्तित्व में आई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रतिध्वनि पैदा हो गई। एक शक्तिशाली आभा आसमान में उड़ी जिसने धरती को हिला दिया। बूढ़े कबीले के नेता और सफेद आंखों वाले बुजुर्ग समेत सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने ऐसी तकनीक पहले कभी नहीं देखी थी। स्वर्ग को विभाजित करें, समुद्र विस्तार सेलेस्टियल का सामना करते हुए सिद्धार्थ ने तुरंत पूरी ताकत से लड़ाई शुरू कर दी। एक कृपांशवी आकाश में फट गई। ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष को चीर दिया गया हो, और उग्र क्यूई तरंगे फूट पड़ी जैसे ही वह शियाओगु पर गिर पड़ी। ब्रेक जियोगु ने दहाड़ लगाई और उसके पीछे से उग्र समुद्री लहरों की आवाज आई। धमाका। जब उसका भाला उस कृपाण से टकराया तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। सिर्फ ध्वनि तरंग ने कुछ लोगों को लगभग बेहोश कर दिया। इससे उन आदिवासियों को झटका लगा। यह जगह भले ही साधारण लगे, लेकिन यहाँ प्राचीन संरचनाएं मौजूद थीं जो शॉकवेव्स को रोकती थीं। अन्यथा वे यहाँ लड़ाई नहीं करवाते। लेकिन फिर भी उनकी शक्ति अभी भी इतनी अधिक थी कि कमजोर शिष्यों को हिलाकर पीला कर दिया और वे पीछे हट गए। क्या भयानक इच्छा शक्ति है! क्या वह अपराजेय दांव पर चलता है? बूढ़ा जनजाति नेता चौंक गया। हालांकि वह अपनी मृत्यु के करीब था, फिर भी उसकी दृष्टि अभी भी तेज थी। उसने सिद्धार्थ के भीतर से आने वाली अपराजेय इच्छा शक्ति को देखा। उस इच्छा शक्ति के सामने ऐसा लग रहा था मानो सभी दुनियाएं उसके सामने सिर झुका लेंगी, मानो 9 स्वर्ग और 10 भूमियां उसके पैरों के नीचे रेंगने लगेंगी। यह भयानक था, लेकिन अपराजेय दांव भी कुछ ऐसा था जिसे अंत तक कुचलना असंभव था। आखिर स्वर्ग से ऊपर के स्तर तक कौन पहुंच सकता है? इसकी आभा वैसी ही है, लेकिन यह अलग है। यह स्वर्ग से ऊपर खड़े होने की इच्छा नहीं है, बल्कि सभी दुनियाओं को नष्ट करने की एक शक्तिशाली इच्छा है, सफेद आंखों वाले बुजुर्ग ने कहा। शुरू से ही उसकी आंखों की लाल रोशनी सिद्धार्थ पर केंद्रित थी। बूढ़ा कबीले का नेता चौंक गया। हेवनाई कबीले के लोग शायद ही कभी लोगों को अपनी नंगी आंखों से देखते थे। जहां तक इस बूढ़े आदमी की बात है, वह एक बहुत ही भयानक व्यक्ति था। वह वास्तव में अपनी मूल ऊर्जा का उपयोग करके अपनी स्वर्गीय आंखों को सक्रिय कर रहा था ताकि सिद्धार्थ की हरकतों पर नजर रख सके। वह स्पष्ट रूप से उसे महत्वपूर्ण रूप से देख रहा था। अपनी दिव्य अंगूठी के नीचे भगवान की तरह दिखने वाले दबंग सिद्धार्थ को देखकर जियोफी और जियोयू की आंखें पूजा से चमक उठीं। अपनी शक्तिशाली इच्छा शक्ति के साथ सिद्धार्थ की हर हरकत, चाहे वह एक नजर हो या हवा में उड़ता एक बाल, बेहद दबंग दिखाई दे रहा था। जियाओ फेई और जियाओ यू जैसे दो युवा तो दूर, कबीले के बुजुर्गों ने भी कभी ऐसा दबंग व्यक्ति नहीं देखा था। उसे लड़ते हुए देखकर ही उनका खून खौल उठा। एकमात्र व्यक्ति जो ऐसा महसूस नहीं कर रहा था वह था शियाओगु। इतना ही नहीं, बल्कि उसका खून बिल्कुल भी गर्म नहीं लग रहा था।
उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। जैसे ही उसने सिद्धार्थ के साथ मुकाबला किया, उसे लगा कि अब वह किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी सर्वोच्च देवता से लड़ रहा है। वह सिद्धार्थ की दबंगई से पूरी तरह दबा हुआ था और अपनी शक्ति को पूरी तरह से मुक्त करने में असमर्थ था। सिद्धार्थ की निगाहें तेज धार की तरह ठंडी निगाहों से शियाओ गु को घूर रही थीं। उसकी तलवार अभी भी उसके भाले से चिपकी हुई थी। तुम्हारे पास बस इतनी सी क्षमता है। तुम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा कमजोर हो, सिद्धार्थ ने भौहें सिकोड़ी। जियाओगु उसकी इच्छा शक्ति से भयभीत था और डरपोक हो गया था। वह वास्तव में बहुत कायर था। बकवास। यह मत सोचो कि तुम मुझे नीचा दिखा सकते हो, जियाओगु ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। सिद्धार्थ के शब्द उसके चेहरे पर एक और तमाचा थे। उसके गुस्से ने उसे उसकी घबराहट को भूलने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने भाले की ताकत बढ़ा दी सिद्धार्थ को उड़ाने के लिए, लेकिन एक हाथ से अपनी कृपाण चलाने पर भी सिद्धार्थ स्थिर था। चाहे जियाओगु ने कितनी भी कोशिश की, वह उसे हिला नहीं सका। जियाओगु का क्रोध बढ़ गया। हालांकि यह सिर्फ एक चाल थी, लेकिन उसे तुरंत दबा दिया गया। अपने बड़े शब्दों के बारे में सोचते हुए वह दहाड़ उठा, उसकी नसें फूल गईं और उसकी शक्ति फिर से उछल गई। धमाका। शियाओगु की शक्ति में वृद्धि के बाद उनके नीचे की जमीन में दरार पड़ने लगी और दरारें तेजी से फैल गईं। हे भगवान, यह किस स्तर की शक्ति है? यहां तक कि संरचनाएं भी अपना प्रभाव खो रही हैं। जियाओ जनजाति की जूनियर पीढ़ी सभी हैरान रह गई। बड़ा भाई सिद्धार्थ बहुत ताकतवर है। जियो यू ने अपना मुंह बंद कर लिया और श्रद्धा से भर गई। इस दबंग सिद्धार्थ की छवि अब उसके दिमाग में गहराई से अंकित हो गई थी। वह इसे कभी नहीं भूल पाएगी। जमीन लगातार हिल रही थी क्योंकि उनकी आभा और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। शिष्य सहज रूप से और भी दूर चले गए। उन्हें बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था, लेकिन सिद्धार्थ अभी भी नहीं हिल रहा था। वह अभी भी सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल कर रहा था। चाहे जमीन कितनी भी उखड़ जाए, चाहे शियाओगु कितना भी संघर्ष करे, वह अभी भी स्थिर था। सिद्धार्थ की साधना का आधार शियांटियन के 10वें स्वर्ग चरण तक पहुंच गया था और ज्ञानोदय महल सितारा तीसरे परिवर्तन तक पहुंच गया था। उसकी शक्ति उसकी अपनी अपेक्षाओं से अधिक हो गई थी। इस सिद्धार्थ ने अभी तक अपने स्वर्गीय दाओ रूनों को भी नहीं बुलाया है। वह चौंकाने वाला शक्तिशाली है, बूढ़े कबीले के नेता ने चिल्लाया। उसके जैसा कोई व्यक्ति स्वर्गीय दाओ रूनों को संघनित करने में सक्षम नहीं है, और अगर वह कर भी सकता है तो वह उस चाल का उपयोग करने से घृणा करेगा। उसका दाव बाकी सभी से अलग है। भले ही मैंने अपनी स्वर्गीय आंखों को चौथे क्षेत्र में विकसित कर लिया है, फिर भी मैं उसके दाव को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इसका मतलब है कि वह एक बेहद अपरंपरागत मार्ग पर चलता है। ऐसा व्यक्ति या तो स्वर्गीय दाव द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा या स्वर्गीय दाव को नष्ट कर देगा। कोई तीसरा विकल्प नहीं है। सफेद आंखों वाले बुजुर्ग की आंखों में लाल रोशनी अचानक एक भयावह चमक में बदल गई, इससे पहले कि वह अचानक अपनी आंखें बंद कर ले। खून की 2 धाराएं बह निकलीं। आप, यह ठीक है। यह केवल खेदजनक है कि मैं न केवल उसका अतीत देख पा रहा हूं, बल्कि मैं उसका भविष्य भी नहीं देख पा रहा हूं। मुझे एक प्रतिक्रिया भी मिली और मैं कुछ समय के लिए इन आंखों का उपयोग नहीं कर पाऊंगा, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने शांति से कहा। फिर वह हंसा, लेकिन हे, यह एक अच्छी बात है। इस सिद्धार्थ की उत्पत्ति जितनी रहस्यमय है, उतनी ही अधिक संभावना है कि वह पूर्वजों के शब्दों से संबंधित है। शायद वह उस पहेली को हल करने में सक्षम हो। कुछ दशकों के लिए इन आंखों को खोने के बदले में इसे हासिल करना इसके लायक है। जब सफेद आंखों वाला बुजुर्ग बूढ़े कबीले के नेता से बात कर रहा था, तो जियाओगु अंततः एक पागल बिंदु पर पहुंच गया था। वह इस वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ था। दिव्य सागर, वापस लौटो। जियाओगु के पीछे क्यूई सागर की अभिव्यक्ति अचानक उसके शरीर में वापस बह गई। उसकी अभिव्यक्ति गायब हो गई, लेकिन ऐसा लगा जैसे जियाओगु के भीतर ज्वालामुखी फट रहा हो। धमाका। सिद्धार्थ चौंक गया। एक बहुत बड़ी शक्ति ने उसे उड़ा दिया। तोसी एक्सपेंशन सेलेस्टियल्स के पास वास्तव में ऐसी तकनीक थी। हालांकि उसने पहले कभी यह हरकत नहीं देखी थी, लेकिन वह तुरंत इसका उद्देश्य समझ गया। जबकि क्यूई समुद्र की अभिव्यक्ति बाहर थी, यह एक अलग शरीर की तरह था। प्रक्षेपण का उपयोग बाहरी दुनिया से ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किया गया था। इस तरह से सागर विस्तार विशेषज्ञ सैद्धांतिक रूप से ऊर्जा के एक अटूट स्रोत तक पहुंच सकता था। लेकिन इस प्रकटीकरण का एक अन्य उद्देश्य इसे शरीर में वापस लाना था,
और इसके भीतर अवशोषित और संग्रहित कोई भी ऊर्जा तुरंत शरीर में प्रवेश कर जाती थी और उपयोगकर्ता को एक विशाल शक्ति जारी करने की अनुमति देती थी। शियाओ गु ने ऐसा करके उसे अभूतपूर्व शक्ति मुक्त करने की अनुमति दी थी। लेकिन इस कदम का दोष यह था कि उसने बाहरी दुनिया से ऊर्जा के उस अटूट स्रोत तक पहुंच खो दी थी। इसके अलावा एक बार जब उन्होंने इस चाल का इस्तेमाल किया तो कोई रास्ता नहीं था जिससे वह अल्पावधि में फिर से अपनी अभिव्यक्ति को सामने ला सकें। मूल रूप से शियाओ गु सिद्धार्थ के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की योजना बना रहा था और धीरे धीरे अपनी शक्तिशाली तकनीकों को दिखा रहा था। लेकिन फिर उसे शुरुआत में दबा दिया गया था और उसने जो भी कोशिश की थी वह ज्वार को उलटने में कामयाब नहीं हुई थी। इसलिए उसे अपनी अंतिम तकनीक का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शियाओ गु के पंख फड़कने लगे और वह सिद्धार्थ के पीछे चला गया। उसके भाले से अनगिनत भाले निकले। पूरे आकाश में हजारों भाले जैसी आकृतियां छाई हुई थीं। एक भयानक दबाव के कारण अंतरिक्ष कांप उठा। हजारों भाले आत्मा को छेदते हैं। वे भाले की छवियां वास्तव में एक दूसरे पर आरोपित होने लगीं और उसके मूल भाले में संघनित होने लगीं। उस भाले की आभा तुरंत ऊपर उठ गई। अब यह परेशानी भरा है। इस चाल में जियाओ गु की महारत वास्तव में इस स्तर तक पहुंच गई है। इसके अलावा उसके भीतर उसकी दिव्य समुद्री अभिव्यक्ति के वापस आने के साथ यह हमला सिद्धार्थ को एक ही बार में मार देगा। बूढ़ा जनजाति नेता बेहद चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियाओ गु वास्तव में केवल एक रैंक एक सेलेस्टियल की प्रतिभा के साथ इस तकनीक के प्रमुख महारत स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगा। यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। चिंता मत करो, निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। अगर मैं भी उसका भूतकाल या भविष्य नहीं देख सकता तो वह इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? सफेद आंखों वाले बुजुर्ग ने शांति से कहा। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। इस समय अंतिम भालाचवी उसके भाले में विलीन हो गई। जियाओ गु ने दहाड़ लगाई और उसका भाला अंतरिक्ष में घुस गया। अंतहीन हत्या के इरादे से यह सिद्धार्थ की ओर वार किया। जैसे ही उसने यह चाल चली, सभी दर्शकों को ठंड का एहसास हुआ। इस अतुलनीय रूप से भयानक भाले को देखकर सिद्धार्थ के मन में युद्ध की भावना जाग उठी। उसने धीरे से अपनी कृपाण उठाई। उसका आध्यात्मिक युवान तुरंत 18 एक्यूपंक्चर बिंदुओं से होकर गुजरा और कृपाण क्यूई ऊपर उठ गई। स्वर्ग को विभाजित करें दो। उस कृपाण के सामने सूरज भी अपनी चमक खो बैठा। उसकी आभा ऐसी थी कि मानो स्वर्ग और धरती सब कुछ ढक चुकी हो। जियाओ जनजाति के सभी विशेषज्ञ भयभीत थे। यह सिर्फ उस कृपाण की आभा ही नहीं थी जो चौंका देने वाली थी। इसके बारे में सबसे भयानक बात यह थी कि इसमें स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतिबंधों को तोड़ने की इच्छा शक्ति थी। उस इच्छा शक्ति के सामने कोई भी चींटी की तरह महसूस करेगा। धमाका! कृपांचवी और भालाचवी टकराई और अंतरिक्ष से एक अजीब सी आवाज निकली, ऐसी आवाज जैसे कुछ टूट रहा हो। उसके बाद एक भयानक दबाव आया जिससे सभी के हाव भाव बदल गए। सिद्धार्थ और शियाओ गु की शक्ति पहले ही उस सीमा को पार कर चुकी थी जिसे बाधा सहन कर सकती थी। उनकी आभा संरचनाओं को तोड़कर आगे बढ़ी। कोई भी शियांटियन शिष्य सीधे इसके द्वारा कुचल दिया जाएगा। यह वह क्षण था जब जियाओ जनजाति के दो बुजुर्गों ने कार्रवाई की। ऋण अस्तित्व में आए और सभी के चारों ओर एक विशाल अवरोध बना दिया। तूफानी हवाएं बैरियर के पास से सीटी बजाती हुई गुजरी। हवाएं ब्लेड की तरह तेज थीं और जब भी वे बैरियर से टकराती तो हर कोई सिहर उठता। जिन दो लोगों ने यह रक्षा पंक्ति बनाई थी वे पूर्वज विशेषज्ञ थे। हालांकि वे भी उस हमले की तीखी आवाज को रोकने में असमर्थ थे। धूल उड़ गई और सिद्धार्थ अपनी कृपाण कंधे पर रखे हुए खड़ा दिखाई दिया। उसकी दिव्य अंगूठी अभी भी उसके पीछे थी, जिससे वह बाकी दुनिया को देख रहे एक देवता की तरह लग रहा था। उसके सामने एक बहुत बड़ी खाई थी और उस खाई के अंत में शियाओ गु था जो बुरी तरह से रेंग रहा था। बेतहाशा खून उगल रहा था। उसका भाला पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। हर कोई चुप था क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि शियाओ गु जैसा शक्तिशाली व्यक्ति इतनी आसानी से पराजित हो जाएगा। शुरू से ही सिद्धार्थ ने सिर्फ दो चालें चली थीं। पहली चाल ने शियाओ गु को दबा दिया था और दूसरी चाल ने उसे हरा दिया था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि ऐसा लगा कि यह शुरू ही नहीं हुआ था और खत्म हो गया। जैसा कि अपेक्षित था, 10वें स्वर्ग चरण तक पहुंचने पर मेरा आध्यात्मिक युवान बहुत बढ़ गया है। न केवल स्प्लिट द हेवंस की शक्ति में वृद्धि हुई है, बल्कि इसका उपयोग करने के बाद मुझे कुत्ते की तरह घुटने टेकने की भी जरूरत नहीं है, सिद्धार्थ ने सोचा। 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट की खेती करते समय पहले 9 स्वर्ग चरणों के बीच अंतर इतना बड़ा नहीं था।
लेकिन 10वें स्वर्ग चरण के बाद प्रत्येक स्तर व्यावहारिक रूप से एक गुणात्मक परिवर्तन था। अभी अभी स्प्लिट द हेवेंस के दूसरे रूप का उसका प्रयोग पहले की तुलना में 2 गुना शक्तिशाली था तथा इसमें उसकी केवल 40% शक्ति ही खर्च हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने 4 स्टार बैटल आर्मर भी नहीं निकाला था। वह इसे इस्तेमाल करने से पहले इस चाल का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियोगु सिर्फ इस परीक्षण चाल से हार जाएगा। सच में सिद्धार्थ एक बात भूल गया था। उसने परीक्षण गुफा में शीर्ष ग्रेड दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत के 10 से ज्यादा कटोरे पी लिए थे, जिससे उसका शरीर दोषरहित हो गया था। उसकी शक्ति अनजाने में बहुत बढ़ गई थी। जियाओगु ने 3 बार खून की उल्टी की। इस हमले ने उसके शरीर को लगभग टुकड़े टुकड़े कर दिया था और उसकी अंदरूनी चोटें बहुत गंभीर थीं। लेकिन एक दिव्य प्राणी के रूप में वह अपनी मूल ऊर्जा का त्याग करके इन चोटों को ठीक कर सकता था। हालांकि वह अपनी चोटों से तो ठीक हो गया, लेकिन वह इतनी जल्दी अपना आध्यात्मिक युवान वापस नहीं पा सका। उसने अपने भीतर क्यूई सागर प्रक्षेपण को वापस लाने का अपना तुरुप का पत्ता पहले ही इस्तेमाल कर लिया था। इसलिए वह कुछ समय के लिए अपने क्यूई सागर की अभिव्यक्ति को फिर से बुलाने में सक्षम नहीं था। इसके बिना उसे सिद्धार्थ से लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए था? इस बार शियाओगु की हार निश्चित थी। उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। सिद्धार्थ की ओर देखते हुए उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं हार गया हूं। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। बुरा नहीं है। तुमने बहाने ढूंढने या गालियां देने के बजाय हार स्वीकार कर ली। तुम अभी भी मर्द कहला सकते हो। जब उसने यह कहा तो दूसरों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन शियाओगु को अंदर से ठंड महसूस हुई। अभी वह वास्तव में उसे शाप देने या कोई बहाना खोजने के बारे में सोच रहा था। फिर वह जनजाति के क्रोध को भड़काएगा और उस क्रोध को उधार लेकर सिद्धार्थ को मार देगा। लेकिन फिर सिद्धार्थ का शांत चेहरा देखकर उसे लगा कि यह थोड़ा डरावना है, इसलिए उसने आज्ञाकारी ढंग से हार मान ली। जियाओगु, तुम बहुत संकीर्ण सोच वाले हो। अगर तुम कबीले के नेता होते तो पूरा जियाओ कबीला तुम्हारे रवैये से प्रभावित होता और वे बाकी सभी को अपने से नीचे समझने लगते। अगर तुम एक सच्चे विशेषज्ञ होते तो यह एक बात होती, क्योंकि तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आसपास की सभी शक्तियों को अपने अधीन कर सकते थे। शायद तब तुम वाकई जियाओ कबीले को अभूतपूर्व गौरव की ओर ले जा सकते। अफसोस की बात है कि तुम कभी भी एक सच्चे विशेषज्ञ नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम नहीं जानते कि एक सच्चा विशेषज्ञ क्या होता है। सिद्धार्थ ने हल्के से कहा। किसी ने कुछ नहीं कहा, यहां तक कि बुजुर्गों ने भी नहीं। केवल सिद्धार्थ के शब्द गूंजते रहे। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर जियोगु क्रोधित हो गया कि वह कभी विशेषज्ञ नहीं बन पाएगा, लेकिन उसने जल्दी से अपना गुस्सा दबा लिया। जियो फेई, इधर आओ, सिद्धार्थ ने इशारा किया। जियाओ फेई जल्दी से भागा। उसने सिद्धार्थ को श्रद्धा से देखा। उसकी नजर में सिद्धार्थ एक देवता था। अपनी आंखें बंद करो, सिद्धार्थ ने कहा। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह क्या चाहता है, लेकिन जियो फेई ने आज्ञाकारी ढंग से अपनी आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ ने अपनी उंगली जियो फेई के माथे पर दबाई। जियो फेई का शरीर तुरंत अकड़ गया और पूरी तरह से गतिहीन हो गया। क्या? सिद्धार्थ, तुमने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? सभी ने देखा कि जियोफी की आध्यात्मिक आभा पूरी तरह से गायब हो गई थी। इस दुनिया में केवल मृत लोगों के पास आध्यात्मिक आभा नहीं होती है। जैसे ही सभी लोग सिद्धार्थ के खिलाफ पूरी ताकत से उतरने वाले थे, बूढ़े कबीले के नेता ने चिल्लाकर कहा, चुप रहो, बस देखते रहो। जियो फेई ठीक है। तभी सभी रुक गए, लेकिन उन्होंने पाया कि वे अभी भी जियाओफी की आत्मा को महसूस करने में असमर्थ थे। वे हैरान होने से खुद को नहीं रोक पाए। बूढ़े कबीले के नेता के पास शायद ज्यादा समय नहीं बचा था, लेकिन उसकी दृष्टि ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना कोई आम इंसान कर सके। वह जानता था कि सिद्धार्थ ने जियाओ फेई की आत्मा को सील करने के लिए किसी खास तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिससे वह लगभग मृत्यु की स्थिति में पहुंच गया था। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसे लगा कि सिद्धार्थ इतना मूर्ख नहीं होगा। कोई भी मूर्ख इतना मूर्ख नहीं होगा कि अपने ही देश में किसी जनजाति के सदस्य की हत्या कर दे। सिद्धार्थ की हरकतों से जियो यू और जियो लिन डर के मारे उछल पड़े, लेकिन उन्हें यह भी विश्वास था कि सिद्धार्थ जियोफी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जियो फेई निश्चल खड़ी थी। सिद्धार्थ की नजर जियो जनजाति के लोगों पर पड़ी। अंत में उसकी नजर एल्डर्स पर पड़ी। जियाओ फेई अपने भीतर की ऊर्जा को जगाने में असमर्थ था। इसका कारण उसकी गलती नहीं है, बल्कि आपकी गलती है। आप ही थे जिन्होंने अपने शिष्य को गुमराह किया। उन बुजुर्गों के चेहरे पर उदासी छा गई।
यह सिद्धार्थ वाकई बहुत घमंडी था। उसने उन्हें कोई सम्मान भी नहीं दिया। मुझे इस तरह से देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शायद ही कभी कुछ गलत कहता हूं, क्योंकि मुझे खुद पर तमाचा मारना पसंद नहीं है। सिद्धार्थ ने जियाओ फेई की ओर देखा। शायद तुम मेरी बात को स्वीकार नहीं करना चाहती। फिर मैं तुम्हें ठीक से समझा दूंगा कि विशेषज्ञ बनने के लिए क्या क्या चाहिए। सिद्धार्थ ने अपनी उंगली को जियाओ फेई के डेंटियन के चारों ओर 7 बार दबाया। बूढ़ा जनजाति नेता चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। 7 सितारा समुद्री ताला। वह क्या कर रहा है? वह जियाओ फेई को उसके भीतर की ऊर्जा को सक्रिय करने में मदद कर रहा है, सफेद आंखों वाले बुजुर्ग ने कहा। लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए पहली आवश्यकता डेंटियन को सक्रिय करना है। इसके बजाय वह जियाओ फी के डेंटियन को क्यों सील करेगा? बूढ़े जनजाति नेता ने पूछा। कौन जानता है? लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि सिद्धार्थ निश्चित रूप से जियोफी के डेंटियन के भीतर ऊर्जा को सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। वह किस विधि का उपयोग कर रहा है, कोई नहीं जानता। यह सिद्धार्थ बहुत अजीब है। हालांकि वह युवा है, लेकिन उसका क्षेत्र भयावह रूप से ऊंचा है। उसके किसी भी पहलू में ऐसा कोई छेद नहीं है जिससे मैं उसे देख सकूं। वह एक राक्षस है। मैंने ऐसा युवा कभी नहीं देखा, सफेद आंखों वाले बुजुर्ग ने आह भरी। हेवेनाई जनजाति का सबसे मजबूत पहलू किसी व्यक्ति का न्याय करने और उसके अतीत और भविष्य को देखने की उनकी क्षमता थी। कभी कभी वे कुछ जनजातियों को अपार क्षमता वाले शिष्यों को चुनने में मदद करते थे। वे व्यावहारिक रूप से कभी किसी को गलत नहीं समझते थे। सफेद आंखों वाले बुजुर्ग का दर्जा अपने कबीले में खास तौर पर श्रेष्ठ था। उसने अपने जीवन में अनगिनत लोगों का निरीक्षण किया था, लेकिन सिद्धार्थ के साथ उसका सामना दीवार से हुआ था। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस तरह का दिखावा कर रहा हूं, फिर भी मैं आप सभी को सलाह देता हूं कि आप इसे ध्यान से देखें। इससे आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। ऐसा कहने के बाद सिद्धार्थ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करना शुरू कर दिया। जियोफी की लगभग मृत आत्मा धीरे धीरे पुनर्जीवित होने लगी। काले बादलों ने आकाश को अंधकार में ढक लिया है। भारी बारिश हो रही है। लाखों आक्रमणकारी शियाओ जनजाति पर आक्रमण कर रहे हैं। उनके हाथों में खूनी तलवारें हैं। सिद्धार्थ की मधुर आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। उनके दिल कांप उठे। सिद्धार्थ के बोलते ही वे एक दृश्य में खो गए। जियाओ जनजाति काले बादलों से ढकी हुई थी और बारिश की धार बह रही थी। वे हड्डियों को ठंडा करने वाली ठंड महसूस कर सकते थे। उन्होंने अनगिनत क्रूर आक्रमणकारियों को भयावह रूप से मुस्कुराते हुए देखा, जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। वे डर गए और जल्दी से ऊपर देखने लगे। उन्होंने देखा कि सूरज अभी भी उनके ऊपर चमक रहा था। वहां बिल्कुल भी बादल नहीं थे। कितनी गहरी आध्यात्मिक शक्ति है, पूर्वजों में से एक बुजुर्ग ने कहा। इतनी मजबूत आध्यात्मिक शक्ति तो उसके पास भी नहीं थी। उसी समय उन सभी को एहसास हुआ कि सिद्धार्थ जियाओ फेई पर एक सम्मोहन कला का प्रयोग कर रहा था। लेकिन सिद्धार्थ की आध्यात्मिक शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि वे भी प्रभावित हो गए। दुश्मन बहुत ही भयंकर और ताकतवर हैं। हम उनके निर्दयी नरसंहार को रोक नहीं सकते। हम केवल अपने आदिवासियों को एक एक करके मरते हुए देख सकते हैं। जियाओ फेई का शरीर कांपने लगा। भय और क्रोध उसके अंदर से बाहर निकलने लगा। बुजुर्ग गिर गए हैं। पुराने कबीले के नेता को भी मार दिया गया है। बहन लिंग भी सभी की रक्षा करने के लिए मर गई। शियाओ यू ने आपकी रक्षा के लिए एक कृपाण लिया। उसका खून अभी भी आपके कपड़ों को लाल रंग में रंगता है। उसकी आंखें लालसा से भरी हैं। नहीं, जियो फेई ने अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। अपने दांतों को जोर से भींचने की वजह से उसके मुंह से खून बहने लगा। बूढ़े कबीले के नेता और सफेद आंखों वाले बुजुर्ग ने आखिरकार सिर हिलाया और समझ गए कि लांगचेन जियोफी के डेंटियन के भीतर ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए किस विधि का उपयोग कर रहा था। नहीं, मैं उन सभी जानवरों को मार डालूंगा, जियाओ फेई ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी नसें उभरी हुई थीं, उसका चेहरा टेढ़ा था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसके मसूड़े उसके दांतों को जोर से भींचने की वजह से फट गए थे, लेकिन उसे पता ही नहीं चला। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बुरे सपने में था। मार डालोगी? उन्हें मारने के लिए तुम क्या इस्तेमाल करोगे? दुश्मन इतने ताकतवर हैं कि एल्डर भी उन्हें रोक नहीं पाए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक रैंक 1 सेलेस्टियल उन्हें रोक पाओगे? तुम उन हमलावरों के सामने सिर्फ एक चींटी हो। तुम में प्रतिरोध करने की जरा सी भी क्षमता नहीं है।
खून से धरती रंग गई है और लाशें जमीन पर बिखरी हैं। उनकी आंखें अनिच्छा से भरी हैं। अब सिर्फ तुम और आंटी किंग ही बचे हैं। आंटी किंग बुरी तरह घायल हैं और जमीन पर पड़ी हैं। वह चिंता से तुम्हें देख रही हैं। सिद्धार्थ की कोमल आवाज हर जगह गूंज रही थी। हालांकि वे जानते थे कि वह एक सम्मोहन कला का उपयोग कर रहा था, लेकिन सिद्धार्थ की आध्यात्मिक शक्ति बहुत मजबूत थी। भले ही वह उन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था, लेकिन वे उसकी आवाज से संक्रमित थे। जियाओ जनजाति के विनाश का दृश्य उनके सामने प्रकट हुआ। जियाओ जनजाति के सभी योद्धा युद्ध के इरादे से भड़क उठे। उनकी आंखों में क्रोध की लहर दौड़ गई। कुछ शिष्यों ने तो अपने आप ही स्वर्गीय दाओस की पुकार भी सक्रिय कर दी। सिद्धार्थ का सम्मोहन बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। कुछ कमजोर शिष्यों को दूसरे विशेषज्ञों द्वारा रोका गया। अराजकता फैल गई। उन्होंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। पूरी तरह जागते हुए भी वे सम्मोहित थे। यह स्पष्ट था कि जियाओ फेई का भ्रम कितना वास्तविक था। जब सिद्धार्थ बोल रहा था तो जियाओ फेई के दिमाग में एक के बाद एक दृश्य घूम रहे थे, जिससे उसकी भावनाएं जाग रही थीं। उसके लिए सब कुछ अतुलनीय रूप से वास्तविक था। यहां मत आओ, जियाओ फेई अचानक चिल्लाया। उसकी बाहें खुल गईं। उसकी मुद्रा से ऐसा लग रहा था कि वह अपने पीछे चाची किंग की रक्षा कर रहा था। तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही हो, लेकिन तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। तुम अपने दुश्मनों को हराने में असमर्थ हो। तुम केवल दुष्ट आक्रमणकारियों को चाची किंग के करीब आते हुए देख सकती हो। जियोफी को आगे बढ़ते देख सिद्धार्थ की आंखें चमक उठीं। उसकी आवाज और भी नरम हो गई। नहीं, आप आंटी किंग को चोट नहीं पहुंचा सकते, जियोफी पागलों की तरह दहाड़ते हुए बोला। उसकी बाहें हवा में लहरा रही थीं, मानो वह दुश्मनों से लड़ रहा हो। क्या तुम और मजबूत बनना चाहते हो? सिद्धार्थ की आवाज अचानक बदल गई। अब वह पवित्र और दिव्य लग रहा था और बिल्कुल निर्विवाद। मैं और मजबूत बनना चाहता हूं। मैं उन सभी को मारना चाहता हूं। जियोफी ने पागलों की तरह अपनी बाहें हिलाना जारी रखा। आपके डेंटियन के भीतर एक खजाना है। यदि आप इसे खोलते हैं तो आप तुरंत मजबूत हो जाएंगे। इन सभी शक्तिशाली दुश्मनों को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत, अपनी चाची किंग की रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत, सिद्धार्थ ने कहा। मैं इसे नहीं खोल सकता। मैंने 10 साल तक कोशिश की है, लेकिन यह अभी भी नहीं हो रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? जियोफी ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज दर्द और घबराहट से भरी हुई थी। सिद्धार्थ ने आह भरी और बूढ़े कबीले के नेता और बुजुर्गों की ओर देखा। उन सभी लोगों के चेहरे पर जलन महसूस हुई। पिछले 10 सालों में वे हमेशा जियाओ फेई को मजबूत बनने के लिए प्रेरित करते रहे थे। नतीजतन इसने जियाओ फेई के भीतर एक दिल शैतान पैदा कर दिया था और उसे अब अपने डेंटियन को खोलने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसने उसकी शक्ति पर ताले की एक और परत जोड़ दी थी। इससे उनके कान लाल हो गए। वे पछतावे से भर गए। अगर वह अतिरिक्त ताला न होता तो शायद जियाओ फेई अभी सिद्धार्थ के मार्गदर्शन से अपनी ऊर्जा जगा सकता था। वे खुद से बहुत ज्यादा कठोर होने के कारण, बहुत ज्यादा रूढ़िवादी होने के कारण घृणा करते थे। अगर उन्होंने सिद्धार्थ द्वारा इस्तेमाल की जा रही विधि को आजमाया होता तो शायद जियाओ फेई ने बहुत पहले ही अपनी शक्ति जागृत कर ली होती। अब जब देखा कि जियोफी इस कदम पर विफल हो गई है तो उन्हें एक छेद खोजने और खुद को दफनाने की इच्छा हुई। सिद्धार्थ का पिछला उपहास गलत नहीं था। यह उनकी गलती थी। उन्होंने अपने शिष्य को गुमराह किया था। सिद्धार्थ ने भी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में जियोफी का दिल शैतान हो जाएगा। अब यह थोड़ा और मुश्किल था, लेकिन जब चीजें इस बिंदु पर पहुंच गई थीं, तो वह निश्चित रूप से अब हार नहीं मान सकता था। तुम इसे पहले नहीं खोल पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इसे अब नहीं खोल सकते। जल्दी करो, आंटी किंग की जान तुम्हारे हाथों में है। सिद्धार्थ की आवाज में तत्परता का भाव था। उसे यह परखना था कि क्या जियोफी के भीतर दबी हुई ऊर्जा को बाहर निकाला जा सकता है या नहीं। मैं आंटी किंग को बचाना चाहता हूं, जियोफी ने दहाड़ते हुए कहा। उसने अपने डेंटियन से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन कई असफलताओं के बाद जियोफी की आभा अस्तव्यस्त होने लगी। सिद्धार्थ, जियोफी अगर ऐसा ही चलता रहा तो पागल हो जाएगी, एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी। चुप रहो, सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। अगर उन्होंने जियाओ फेई को इतना शक्तिशाली दिल शैतान नहीं दिया होता तो उसे इतना काम क्यों करना पड़ता? अगर वह सफल नहीं होता तो उसके चेहरे का क्या होगा? बहाने ढूंढना सिद्धार्थ की शैली नहीं थी। जियो फेई, मैं सिद्धार्थ हूं। सिद्धार्थ ने अचानक फिर से स्वर बदल दिया। भाई लॉन, मुझे बचा लो। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर जियाओ फेई बहुत खुश हुई।
उसका अस्तव्यस्त वातावरण धीरे धीरे शांत हो गया और उसके बुरे होने के संकेत फीके पड़ गए। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, केवल आप ही आपकी मदद कर सकते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। लेकिन इसमें कोई परंतु नहीं है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ, तो अच्छा है। ध्यान से सुनो, तुम्हारे डेंटियन में अपार शक्ति है। यह अभी बहुत मजबूती से बंद है और इसे खोला नहीं जा सकता। लेकिन तुम्हारे सामने इतने सारे दुश्मन हैं, इसलिए तुम्हें इसे खोलना ही होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे तुम आंटी किंग की रक्षा कर सकते हो। तुमने पहले इसे खोलने के जो तरीके आजमाए थे वे गलत थे। अब मैं तुम्हें सही तरीका सिखाऊंगा। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपने डेंटियन में डालें। उसी विधि का उपयोग करें जिसका उपयोग आपने पहले इसे खोलने के लिए किया था, लेकिन अंतिम चरण के लिए अपने बाएं और दाएं आध्यात्मिक हाथों को बदलें। ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि आपकी ऊर्जा लगातार संघनित हो रही है, संघनित हो रही है, संघनित हो रही है, जब तक कि सारी ऊर्जा आपके हाथों में न आ जाए, सिद्धार्थ ने कहा। बुजुर्ग दंग रह गए। उन्होंने उसे जो तरीका सिखाया था वह गलत था। महत्वपूर्ण बात अंतिम बिंदु में थी। बड़े भाई सिद्धार्थ, यह अभी भी काम नहीं कर रहा है, जियो फी ने कहा। बहुत बढ़िया जियाओ फेई, तुमने अपनी ऊर्जा का 100% संघनित कर लिया है। लेकिन अपनी क्षमता को सक्रिय करने के लिए तुम्हें 120% संघनित करने की जरूरत है, सिद्धार्थ ने कहा। 120%? यह कैसे संभव था? हर कोई हैरान था। अगर तुम्हें नहीं पता कि वह ऊर्जा कहां से आती है तो अपने पीछे आंटी किंग को देखो। वह तुम्हें चिंता से देख रही है, लेकिन प्रोत्साहन से भी। उसे अपनी जिंदगी की चिंता नहीं है, बल्कि तुम्हारी है। क्या तुम सच में उसे अपने दुश्मनों के हाथों में जाने देना चाहते हो? अपने गुस्से को भड़कने दो। तुम एक मर्द हो। अपना दबदबा दिखाओ। आप अपनी सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब आप उन लोगों की रक्षा करना चाहते हैं जिनकी आप परवाह करते हैं। अपने नुकीले दांत दिखाओ। अपनी दहाड़ निकालो। अपने पैरों के नीचे पहाड़ों को ढहा दो, अपने दुश्मनों की आत्माओं को नष्ट कर दो। आंटी किंग की रक्षा के लिए आपको अंदर कोई डर नहीं लगता। आप अब भी किसका इंतजार कर रहे हैं? अपनी शक्ति से विस्फोट करो, सील खोलो। सिद्धार्थ की आवाज तेज होती जा रही थी। यह स्वर्ग और धरती से गूंज रही थी। यह देवताओं की दहाड़ की तरह थी और वहां मौजूद हर कोई इससे संक्रमित हो गया। उनका खून खौलने लगा और उनमें से युद्ध की भावनाएं उमड़ने लगीं। सील खोलो। सबको चौंका देने वाली बात यह थी कि जियाओ फेई ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें शैतान की आंखों की तरह पूरी तरह लाल थीं। उसकी दहाड़ से स्वर्ग हिल गया। यह पूर्वजों की रक्तवंशावली का पुनरुत्थान है, बूढ़े कबीले के नेता ने कांपते हुए कहा। धमाका। जियाओ फेई के रून उसके अंदर से बाहर निकल आए। वे आकाश के गुंबद में उमड़ती हुई विशाल नदियों की तरह थे। एक भयानक दबाव उतर आया। बूढ़े जनजाति नेता के अलावा जियाओ जनजाति का हर सदस्य जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसे उत्साह से देखने लगा। सिद्धार्थ ने सोचा कि वे उसके प्रति आभारी हैं, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वे इस वंशानुक्रम से प्रभावित थे। 3 रंगों के रूनों ने जियाओ फेई के पीछे एक बड़ी छवि बनाई। वह छवि थोड़ी अस्पष्ट थी, इसलिए यह स्पष्ट रूप से देखना संभव नहीं था कि वह क्या थी। जनजाति आरेख। यह वास्तव में जनजाति आरेख है। बूढ़ा जनजाति नेता इतना भावुक हो गया कि उसकी बूढ़ी आंखों से आंसू बहने लगे। ज्यादा उत्साहित मत होइए, नहीं तो आपकी उम्र कम हो जाएगी, सफेद आंखों वाले बुजुर्ग ने सलाह दी। जियाओ फेई तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल के रूप में जाग गया है और उसने लंबे समय से खोए हुए जनजाति आरेख को भी पुनर्जीवित किया है। अगर मैं अभी मर भी जाऊं तो भी मुझे खुशी होगी, बूढ़े जनजाति नेता ने कहा। वह अपनी उत्तेजना को दबा नहीं पाया। तुम्हारे दुश्मन खत्म हो गए हैं। तुम सो सकते हो। जब तुम जागोगे तो सब कुछ अतीत में होगा और एक सपने जैसा लगेगा। जब तुम अपने सपने से जागोगे तो सब कुछ बहुत सामान्य होगा। तुम पाओगे कि जनजाति में हर कोई जीवित है। आंटी किंग तुम्हारे साथ हैं। वे सभी तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा। जियाओ फेई का उग्र आभामंडल शांत हो गया और उसने धीरे से अपनी लाल आंखें बंद कर लीं। वह जियाओ लिंग की बाहों में गिर पड़ा। सिद्धार्थ, तुम हमारे जियाओ जनजाति के सबसे बड़े उपकारकर्ता हो। कृपया इसे स्वीकार करो। जियाओ लिंग ने वास्तव में सिद्धार्थ की ओर ऐसे ही घुटने टेक दिए। यह सिर्फ जियाओ लिंग की बात नहीं थी।
सिद्धार्थ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बूढ़े कबीले के नेता ने भी घुटने टेक दिए हैं। सिद्धार्थ जल्दी से आगे बढ़ा और बूढ़े कबीले के नेता को खींचकर ऊपर ले गया। तुम मेरी उम्र कम कर रहे हो, सिद्धार्थ ने शिकायत की। सच तो यह है कि उसे इस तरह का शिष्टाचार बिल्कुल पसंद नहीं था। माता पिता और स्वर्ग और पृथ्वी के अलावा तुम किसी और के सामने कैसे घुटने टेक सकते हो? बूढ़े कबीले के नेता ने सिद्धार्थ के इरादों को भांप लिया और कहा, हमें अपना आभार व्यक्त करने के लिए घुटने टेकने चाहिए। तुम नहीं जानते कि तुमने हमारे जियाओ कबीले के लिए कितना कुछ किया है। तुम्हें यह आभार स्वीकार करना चाहिए। नहीं, आप सभी को उठ जाना चाहिए। मैं केवल अपने माता पिता के सामने घुटने टेकता हूं। जहां तक स्वर्ग और पृथ्वी का सवाल है, हाँ, चलो इस बारे में बात नहीं करते। जियोफी ठीक है और मैं भी बहुत व्यस्त हूं। सच बताओ तो मुझे तत्काल अमरपथ और मूल्य वाले किसी भी क्षेत्र का विस्तृत नक्शा चाहिए, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। उसने पाया कि उसका चेहरा दिन प्रतिदिन मोटा होता जा रहा था। उसने बिना किसी शर्मिंदगी के सीधे लाभ के लिए पूछा, हाँ, सिर्फ एक नक्शा हमारे जियाओ जनजाति का आभार कैसे व्यक्त कर सकता है? सिद्धार्थ, कुछ दिन रुको ताकि हम तुम्हें ठीक से धन्यवाद दे सकें, बूढ़े जनजाति नेता ने हंसते हुए कहा। सिद्धार्थ पीछे रह गया। जियाओ जनजाति के लोग उसके प्रति जो कृतज्ञता महसूस करते थे, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। यहां तक कि शियाओगु ने भी सम्मानपूर्वक सिद्धार्थ के पास आकर माफी मांगी थी। हालांकि वह एक संकीर्ण सोच वाला और असहिष्णु व्यक्ति था, लेकिन जैसे ही कोई उसे दबाता, वह कोई हलचल नहीं मचाता था। इसके अलावा वह अभी भी जियाओ जनजाति का सदस्य था। जनजाति की महिमा ही उसकी महिमा थी। शायद वह भविष्य में जियाओफी का एक योग्य अधीनस्थ बन जाएगा। इसके बाद जियाओ जनजाति में जश्न का माहौल बन गया। सिद्धार्थ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जियाओ जनजाति में अचानक इतनी सारी महिलाएं और बच्चे आ गए। शियाओ यू ने सिद्धार्थ को बताया कि हर बार जब अमरपथ खोला जाता था तो वे अपने कुछ लोगों को वापस भेज देते थे और केवल मजबूत लोगों को पीछे छोड़ देते थे। उन्हें अब वापस बुलाया गया था क्योंकि शियाओ फी तीसरे दर्जे के दिव्य प्राणी के रूप में जाग गई थी ताकि वे सभी जश्न मना सकें। अगले दिन जियाओ फेई जाग गया। वह तरोताजा और चमकदार दिख रहा था। अब वह पहले जैसा कमजोर और कमजोर नहीं दिख रहा था। यहां तक कि उसकी नजर भी तेज हो गई थी और उसमें थोड़ा दबंगपन भी था। जिस समय जियाओ फेई बाहर आया, उसी समय एक 30 वर्षीय महिला भी उसके पीछे पीछे आई। वह वही थी जिसे जियाओ फेई आंटी किंग कहता था और जिसे वह अपनी मां के समान मानता था। उसने अपनी आत्मा के दर्द को अस्थायी रूप से दबाने के लिए पहले से ही 7 सितारा लाल मकड़ी लिली अमृत का उपयोग किया था और इसलिए वह अपनी अर्धचेतन अवस्था से जाग गई थी। जब उसे पता चला कि जियोफी के साथ क्या हुआ था, तो वह अपना धन्यवाद व्यक्त करने के लिए उसके साथ बाहर आई थी। आप बहुत विनम्र हैं, आंटी किंग। यह सब जियाओ फेई की बदौलत है और उसकी आलोचना मत करो। वह अब एक आदमी है जो अपने कार्यों की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम है। सिद्धार्थ मुस्कुराया। यह सच है, आंटी किंग। बड़े भाई सिद्धार्थ ने कहा कि मैं एक आदमी हूं, इसलिए आपको अब मुझे डांटने की जरूरत नहीं है, जियो फेई ने आगे कहा। जब आंटी किंग को पहली बार पता चला कि जियाओ फेई ने उसका दर्द दूर करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, तो वह बहुत खुश हुई और क्रोधित भी हुई। पहले तो उसने जियाओ फेई को बुरी तरह डांटा, लेकिन फिर वह नरम पड़ गई। चाची किंग, आप फाउंडेशन फोर्जिंग पर हमला करने में विफल रहीं, लेकिन आपका अमर मंच अभी भी वहां है। मैं आपके लिए कुछ गोलियां परिष्कृत करूंगा जिससे आप सीधे फाउंडेशन फोर्जिंग तक पहुंच सकेंगी, सिद्धार्थ ने कहा। सचमुच? क्या तुम कीमिया जानते हो? आंटी किंग ने पूछा। थोड़ा सा, सिद्धार्थ हंसा। यह बहुत बढ़िया है। हमारे जियाओ जनजाति को एक और पूर्वज स्तर का विशेषज्ञ मिलेगा, जियाओ फेई ने उत्साह से कहा। हालांकि चूंकि आप अपनी विफलता की भरपाई के लिए औषधीय ऊर्जा पर निर्भर रहेंगे, इसलिए आपकी शक्ति उन लोगों की तुलना में थोड़ी कम होगी जो बिना किसी दोष के आगे बढ़े हैं। इसके अलावा फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से अलग है। एक बार कोई दोष आ जाए तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। बहुत संभावना है कि आप कभी भी राजा स्तर तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सिद्धार्थ ने कहा। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्राचीन मार्ग के अपने नियम हैं। यहाँ के लोग राजा बनने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, आंटी किंग ने कहा। सिद्धार्थ चौंक गया। यह कैसे संभव है कि अमर मार्ग इतना अजीब था? यह स्पष्ट रूप से अपनी ही दुनिया थी, तो फिर ऐसे अजीब कानून क्यों थे जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकते थे? सिद्धार्थ, पुराने जनजाति नेता आपको बुला रहे हैं,
जियाओ जनजाति के एक शिष्य ने सम्मानपूर्वक कहा। सिद्धार्थ अब जियाओ जनजाति का सम्मानित अतिथि था। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी उसे देखकर झुकते थे और उसके साथ सम्मान से पेश आते थे। सिद्धार्थ को अभी भी इसकी आदत नहीं थी। उस शिष्य का पीछा करते हुए वह बूढ़े कबीले के नेता के घर पहुंचा। एक बड़े कमरे में बूढ़ा कबीला नेता और सफेद आंखों वाला बुजुर्ग एक कंबल पर बैठे थे। कृपया बैठ जाइए, बूढ़ा जनजाति नेता मुस्कुराया। हे, मेरी एक खूबी यह है कि मैं शिष्टाचार पर खड़ा नहीं होता, सिद्धार्थ हंसा। वह ऐसे ही बैठ गया। कृपया मेरी आंखों से नाराज न हो। मुझे बीमारी है और मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकता, सफेद आंखों वाले बुजुर्ग ने समझाया। तुम बहुत विनम्र हो। अपनी आंखें बंद करके तुम ज्यादा मिलनसार लगोगे, सिद्धार्थ ने विनम्रता से कहा। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, उसे पछतावा हुआ। वह फिर से मूर्ख बन गया था। सफेद आंखों वाला बुजुर्ग कड़वाहट से मुस्कुराया। क्या तुम हमें घुमा फिराकर कोस रहे हो, यह कहते हुए कि हम खुली आंखों से बुरे दिखते हैं? सिद्धार्थ समझाने ही वाला था कि कबीलाई नेता ने कहा, घबराओ मत। हम तुम्हें बाहरी व्यक्ति नहीं मानते। हम बस बातचीत करना चाहते हैं और बाहरी दुनिया की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। किस दुनिया की बात कर रहे हो? तुम किस दुनिया से आए हो? सिद्धार्थ चौंका। कौन सी दुनिया? मुझे सच में नहीं पता। तो फिर तुम्हारी दुनिया के मुख्य भूभाग को क्या कहा जाता है? मैंने सुना है कि इसे मार्शल हेवन महाद्वीप कहा जाता है, सिद्धार्थ ने अनिश्चित भाव से कहा। मार्शल हेवन महाद्वीप भी उस युद्ध से प्रभावित होना चाहिए था। इसे तोड़ दिया जाना चाहिए, है न? बूढ़े कबीले के नेता ने पूछा। मुझे ज्यादा यकीन नहीं है। मैंने सुना है कि यह मूल रूप से एक टुकड़ा था, लेकिन बाद में इसे 5 टुकड़ों में तोड़ दिया गया, सिद्धार्थ ने कहा। उसे इस विषय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह उस स्तर तक नहीं पहुंचा था जहां वह उस जानकारी तक पहुंच सकता था। मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट ने अमरपथ के टूटने से पहले कई प्रसिद्ध हस्तियों को जन्म दिया था। वे शानदार हस्तियां अपने क्षेत्र में सर्वोच्च अस्तित्व वाली थीं। उन्होंने अपने पीछे शानदार रिकॉर्ड छोड़े हैं। यदि आप पथ के अंत तक आगे बढ़ सकते हैं तो आप उनके नामों के साथ एक विशाल स्तंभ देखेंगे। केवल सबसे मजबूत विशेषज्ञों के पास ही वह योग्यता थी। अफसोस की बात है कि अब जब पथ टूट गया है तो आप स्तंभ तक नहीं पहुंच सकते। आप केवल दूर से ही इसके प्रक्षेपण को देख सकते हैं, बूढ़े कबीले के नेता ने आह भरी। क्या आप मुझे अमर मार्ग के बारे में और बता सकते हैं? सच में मैं वास्तव में इसके बारे में बहुत उत्सुक हूं, सिद्धार्थ ने कहा। बेशक, मैंने तुम्हें बस इसी बारे में बात करने के लिए बुलाया है। लेकिन कहानी थोड़ी लंबी है। बूढ़े कबीले के नेता ने सिद्धार्थ को रहस्य बताना शुरू किया, ऐसे रहस्य जिनसे सिद्धार्थ बहुत डर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अमर मार्ग की उत्पत्ति इतनी चौंकाने वाली होगी। अमरपथ मूल रूप से अपनी खुद की दुनिया थी, लेकिन अमर युग के दौरान शीर्ष विशेषज्ञों ने इसे एक परीक्षण क्षेत्र में बदल दिया। यह 8 आसपास की दुनियाओं से जुड़ा हुआ था और सिद्धार्थ का मार्शल हेवन महाद्वीप उनमें से एक था। इससे सिद्धार्थ को बहुत झटका लगा। दुनिया के 8 सबसे बेहतरीन शिष्यों को वास्तव में यहां भेजा गया था। तो फिर उस समय अमर मार्ग कितना चौंकाने वाला था। लेकिन पुराने कबीले के नेता के अनुसार अमर युग एक बहुत ही शानदार युग था। ऐसा कहा जाता था कि अमर मार्ग सच्चे देवताओं द्वारा बनाया गया था और अमर या देवता बनने का रहस्य इस दुनिया के भीतर था। लेकिन बाद में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। अमर मार्ग बिखर गया था। क्योंकि यह बहुत लंबा समय हो गया था, उस लड़ाई का विवरण अज्ञात था। यह अफवाह थी कि यह देवताओं और शैतानों की लड़ाई थी। बूढ़े कबीले के नेता ने कहा कि उनका जियाओ कबीला सिर्फ उन सैनिकों में से एक था जो उस समय सामान्य समय में अमरपथ की रक्षा के लिए भेजे गए थे। वे परीक्षण क्षेत्रों में से एक के प्रभारी थे और व्यवस्था बनाए रखते थे। लेकिन उस भीषण युद्ध के बाद सब कुछ बदल गया था। बाहरी दुनिया से उनका संपर्क टूट गया था। और जिस बात ने उन्हें निराश किया वह यह थी कि राजास्तर या उससे ऊपर के किसी भी व्यक्ति की जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो गई थी और वे कुछ ही वर्षों में मर गए। फिर सबसे भयावह बात यह थी कि जब भी अनादि पथ को पुनः खोला जाता था तो वे स्वयं को अभिशाप के अधीन पाते थे और उनकी युद्ध शक्ति बहुत कम हो जाती थी। जो लोग आए थे उन्होंने उन्हें देखा और उन्हें विभिन्न परीक्षणों के रहस्य बताने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें युवा स्पिरिट स्टोन सौंपने के लिए भी मजबूर किया जो केवल अमरपथ के भीतर उपलब्ध थे। वे युवा स्पिरिट स्टोन बाहरी दुनिया के स्पिरिट स्टोन से अलग थे। उनमें दुनिया के जन्म की शुरुआत से ही सबसे आदिम ऊर्जा समाहित थी। दूसरे शब्दों में आदिम अराजकता की आभा,
जिसे कभी कभी युवा स्पिरिट एनर्जी कहा जाता था। युवा स्पिरिट स्टोन बाहरी दुनिया में अमूल्य खजाने थे। उनके भीतर मौजूद आध्यात्मिक क्यूई न केवल किसी को तेजी से साधना करने की अनुमति देता था, बल्कि यह उन्हें दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा को समझने की भी अनुमति देता था, जिससे वे दांव के करीब पहुंच सकते थे। वे खजाने थे जिन्हें समुद्री विस्तार विशेषज्ञ अपने सपनों में चाहते थे। सिद्धार्थ ने पहले युवा स्पिरिट स्टोन के बारे में नहीं सुना था। यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि मार्शल हेवन महाद्वीप पर वे कितने दुर्लभ थे। पुराने कबीले के नेता के अनुसार एक बार किसी दुनिया का मूल क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसके लिए नए युवान आत्मा पत्थरों का जन्म लेना असंभव हो जाएगा। दुनिया का मूल भाग वास्तव में दुनिया के जन्म के दौरान बना पहला भाग था। यह एक शिशु के भ्रूण की तरह था और यहीं पर सबसे शुद्ध ऊर्जा छिपी हुई थी। एक बार कोर क्षतिग्रस्त हो जाने पर दुनिया अपनी सारी ऊर्जा कोर की मरम्मत पर खर्च कर देती, जिससे भूमि में आध्यात्मिक क्यूई कम हो जाती। जहां तक युवान आध्यात्मिक क्यूई की बात है, इसे दुनिया ने इस हद तक अवशोषित कर लिया कि इसका एक छोटा सा अंश भी नहीं बचा। इस प्रकार युवा स्पिरिट स्टोन को संघनित करने का कोई तरीका नहीं था। यह सुनकर सिद्धार्थ को बहुत आश्चर्य हुआ। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि प्राचीन पथ के सभी स्वदेशी लोग दिव्य के रूप में जागृत हुए। यह उस युवान आध्यात्मिक क्यूई की वजह से था। अमर युग में दुनिया की आध्यात्मिक क्यूई शिखर पर संघनित हो गई थी। थोड़ी सी भी प्रतिभा वाले किसी भी साधक के पास ऊपर उठने की क्षमता थी। पुराने कबीले के नेता के अनुसार ये अफवाहें नहीं बल्कि सच्चाई थीं। सिद्धार्थ को यह जानने की बहुत उत्सुकता थी कि किस तरह की लड़ाई दुनिया को तोड़ सकती है और उनके कोर को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर वे कोर को नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वे पूरी दुनिया को नष्ट करने में सक्षम थे? आखिर किस स्तर की शक्ति ऐसा करने में सक्षम थी? लेकिन बूढ़े कबीले के नेता को उस विशाल युद्ध के बारे में बहुत कम जानकारी थी, क्योंकि यह बहुत पहले हुआ था। बहुत सी बातें अज्ञात थीं और अगर वे निश्चित नहीं थे तो वे अपने अनुमानों को नहीं जोड़ते थे। अनगिनत लोगों के मुंह से गुजरने के बाद तथ्य अफवाह बन सकते थे और अफवाहें सच्चाई बन सकती थीं। सच्चा इतिहास उन लोगों द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था जो केवल अपनी जुबान चलाना जानते थे। वे लोग वाकई अद्भुत थे। वे सड़कों के सामने खड़े होकर इतने जोश और तीव्रता के साथ अपनी सच्चाई को चिल्ला रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने यह सब खुद देखा हो। फीनिक्स क्राई साम्राज्य में सिद्धार्थ ने ऐसे कई लोगों को देखा था। खुद को विद्वान समझते हुए और सुर्खियों में बने रहने की चाहत में उन्होंने चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे, जिससे लोगों का ध्यान उनकी ओर गया। पुराने कबीले के नेता की कहानी सिर्फ पूर्ण तथ्यों पर आधारित थी। उससे सिद्धार्थ ने अमर मार्ग की सामान्य उत्पत्ति के बारे में जाना। जहां तक कुछ अस्पष्ट पहलुओं का सवाल है, सच्चाई का पता लगाना सिद्धार्थ पर निर्भर होगा। सिद्धार्थ ने पूछा, बाद में आदिवासी लोग उन शिष्यों के साथ क्यों दुश्मनी करने लगे जो परीक्षा देने आए थे? यह वह सवाल था जिसके बारे में वह ज्यादा चिंतित था।